हेलो हेलो। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है क्या? कोई नॉइज या इको तो नहीं आ रहा? ऑडियो का लेवल ठीक है? एक बार आप कंफर्म कर दीजिए, फिर हम शुरू करें क्लास। ऑडियो वीडियो सभी को ठीक ठीक आ रहा है? स्टार्ट करें। कोई नॉइज या इको तो नहीं? ऑडियो कम तो नहीं आ रहा? तो आज वाली जो क्लास है, ये हमारी स्पेसिफिक कुछ एग्जाम्स के लिए, जैसे मेनली ईपीएफओ और इंजीनियरिंग सर्विसेज, क्योंकि इकोनॉमी वगैरह के कुछ टॉपिक हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ईएससी ईपीएफओ, और इसमें सारे टॉपिक तो नहीं, एक दो टॉपिक जो है वो सिविल्स के काम आ सकते हैं। बाकी बेसिकली ये इंजीनियरिंग सर्विसेज और ईपीएफओ के लिए है। कुछ टॉपिक हैं सिविल्स वगैरह के, बाकी आरआरबी एसएससी वगैरह का नहीं है। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक इंजीनियरिंग सर्विसेज और ईपीएफओ के मतलब के हैं। सिविल्स में इक्का दुक्का, पर सिविल सर्विसेज वाले भी ज्यादातर ईपीएफओ का पेपर दे रहे हैं, तो इसलिए उनके मतलब का भी है। सिविल्स वाले जो ईपीएफओ देंगे उनके भी काम आ जाएगा। सबसे पहला टॉपिक जो पीडीएफ हमने दी थी आपको, उसमें एक टॉपिक है ऑडिट के बारे में। ईपीएफओ के सिलेबस में एक टॉपिक है ऑडिट। दूसरा, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले ये सोचेंगे सर हमारे मतलब का क्यों है। देखो, ऑडिट का टॉपिक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इस तरह के क्वेश्चन ईएस में भी आ जाते हैं। इवन इंटरनल ऑडिट पे क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है। ठीक है, तो ऑडिट और उसके टाइप्स, तो ईपीएफओ और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों के मतलब का है। ईपीएफओ के सिलेबस में भी लिखा हुआ है और इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया भी हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑडिट क्या है और इसके टाइप्स। यही क्वेश्चन बनता है। ऑडिट का मतलब एक प्रकार का इन्वेस्टिगेशन, एक प्रकार का इवैल्यूएशन करना, जांच करना। किस चीजों का ऑडिट हो सकता है? कोई रिपोर्ट की ऑडिट हो सकती है, कोई स्टेटमेंट का ऑडिट हो सकता है, किसी पूरे बिजनेस की ऑडिट हो सकती है। तो ऑडिट तो बहुत प्रकार की हैं। बड़ी बड़ी फर्म जब वो अपना टैक्स वगैरह फाइल करती हैं, वहां पर भी उससे पहले ऑडिट वगैरह की जाती है। तो ऑडिट तो फाइनेंशियल भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट की भी हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट की भी हो सकती है। तो ऑडिट कई प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो ऑडिट एक प्रकार का इन्वेस्टिगेशन, एग्जिस्टिंग रिपोर्ट, स्टेटमेंट, या पूरे बिजनेस, या कोई फाइनेंशियल ऑडिट, कई प्रकार की ऑडिट हो सकती है। कहीं कोई स्टेडियम बन रहा था, कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया, उसकी ऑडिट। कोई रियल एस्टेट का कॉलोनी बननी थी, वहां ऑडिट हो जाए कि भाई वो प्रॉपर उसने फुलफिल किए कि नहीं जो कमिटमेंट थे। तो इंडिविजुअल्स या कंपनीज हायर करती हैं ऑडिटर को, जिसका काम है एग्जामिन करना, ऑडिट करना। जो एक्सपर्ट होगा वही कर पाएगा। तो ऑडिट एक प्रकार का इन्वेस्टिगेशन, एग्जिस्टिंग रिपोर्ट, स्टेटमेंट, या बिजनेस, पूरे पूरे बिजनेस का हो सकता है। कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी किसी ऑडिटर को हायर करता है एग्जामिन करने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को या अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को, जैसे सीए वगैरह भी करते हैं, या कोई मैनेजमेंट रिपोर्ट हो, या कोई एक्सपेंस या रिवेन्यू रिपोर्ट हो, या ऑपरेशनल अकाउंटिंग हो। कोई भी खर्चे वर्चे के भी ऑडिट के लिए ऑडिटर को हायर कर सकते हैं, जैसे कि सीए लोग खासकर ऑडिट करते हैं। क्लियर? इन मोस्ट केसेस कोई सीपीए, सर्टिफाइड अकाउंटेंट, इज इंगेज्ड इन द ऑडिटिंग प्रोसेस। ज्यादातर सीए वगैरह जो होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंट हैं, या कोई सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है। ज्यादातर ये लोग ऑडिटिंग प्रोसेस से जुड़े होते हैं। जो अकाउंट्स का जानकार होगा, ज्यादातर ऑडिटिंग से ये लोग जुड़े रहते हैं। दे ऑब्टेन reasonable assurance of records being accurate
accurate and fair and comply with set standards। तो कोई सीपीए या सीए अगर कोई ऑडिट कर रहा है, वो ऑडिट करके ये अगर बताएगा कि जो रिकॉर्ड्स हैं मेरी जानकारी के हिसाब से ये एक्यूरेट हैं, फेयर हैं और जो तय स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफिल किया गया है, वो अपनी मोहर वगैरह लगा देगा और साइन कर देगा। इसका मतलब सीए सीपीए ने सर्टिफाई कर दिया उस रिपोर्ट को। कल को अगर कोई गड़बड़ पाई जाएगी तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा कि आपने ऑडिट किया था, आपके सिग्नेचर और मोहर लगी हुई है और ये कमी पाई गई, ये आपने कैसे ऑडिट में क्लियर कर दिया, आपने ऑडिट में गलती क्यों नहीं पाई, तो वो भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। ठीक है, मान लो किसी फर्म में ईडी की रेड पड़ी और उस फर्म के डॉक्यूमेंट जब देखे गए, जब ऑडिट रिपोर्ट वगैरह चेक किया गया तो ऑडिट हो रखी थी, ऑडिट में उसको क्लियर बताया गया, सब डाटा सही दिखाए गए, तो क्या सीए से पूछताछ नहीं होगी? आप तो ऑडिट में लिखेंगे सब कुछ सही है और हमें ये चीज गड़बड़ पाई गई है, आपने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, इसको मेंशन नहीं किया गया। कई बार सीए भी ये भी नप जाते हैं, जेल हो जाती है। ठीक, द ऑडिटिंग प्रोसेस ऑल्सो हेल्प फर्म टू आइडेंटिफाई सर्टेन इनएफिशिएंसी। ऑडिटिंग प्रोसेस में अगर कहीं कोई कमी है तो वो भी पता लग जाती है और जो एक्सपर्ट है वो आपको वार्न कर देगा या अलर्ट कर देगा कि उसको दूर किया जाए। तो बिजनेस प्रोसेस में या फाइनेंस वगैरह में अगर कहीं कोई गड़बड़ पाई जाएगी, कोई इनएफिशिएंसी पाई जाएगी, तो एक्सपर्ट रिकमेंड कर देगा कि ये कमी है और इसको इंप्रूव कर लिया जाए। द मेन फोकस मोस्टली रिमेन टू चेक एनी रॉन्ग डूइंग और नॉन कंप्लायंस। तो ऑडिट का सबसे मुख्य उद्देश्य है अगर कोई गड़बड़ हो रही है जाने अनजाने में, उसको पकड़ना, और अगर कोई कंप्लायंस फॉलो नहीं हो रहे हैं, कोई गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो उनको पकड़ना। जाने अनजाने में अगर कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, मान लो कंपनी जो चल रही है उसने इग्नोर कर दिया, कहीं कोई ध्यान नहीं दिया, हिसाब किताब कहीं कोई एक्सीड कर रहा है, ध्यान नहीं दिया, कोई रिटर्न नहीं गया, कहीं कोई टैक्स का वायलेशन हो गया, तो अगर कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो ऑडिट में ये आ जाता है पकड़ में। और नॉन कंप्लायंस, अगर कोई रूल रेगुलेशन वायलेट हुए हैं तो ये भी पहले ही पकड़ में आ जाएंगे। तो ऑडिटर जो होगा, सीए या जो, वो आपको अलर्ट कर देगा, बता देगा ये गड़बड़, इसको ठीक करके फिर आगे प्रोसीड किया जाए। इवन कंट्री लेवल पे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं कई सारे, उसमें जो गवर्नमेंट की फर्म है वो भी ऑडिट से जुड़ी हुई है। जैसे एक संस्था आप जानते हैं सीएजी, गवर्नमेंट की एक एजेंसी है सीएजी, वो भी ऑडिट करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में स्कैम हुआ, भारत में 2G स्कैम हो गया था, ये सब ऑडिट किसने किया था? सरकारी फर्म है सीएजी, इसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट की फर्म है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट एजेंसी है, ऑडिट वगैरह का काम करते हैं। ये हर उस चीज की ऑडिट कर सकते हैं जहां भी पब्लिक का मनी इन्वॉल्व है, जहां भी गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है। गवर्नमेंट का अपना पैसा थोड़ी है, टैक्स पेयर मनी तो है, तो लोगों का पैसा जो गवर्नमेंट के पास गया और गवर्नमेंट ने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, गवर्नमेंट ने कहीं रोड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोई स्टेडियम बनाने में, तो गवर्नमेंट मनी, जहां गवर्नमेंट मनी का मतलब पब्लिक मनी बेसिकली, तो जहां भी गवर्नमेंट के द्वारा कहीं पैसा जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा पब्लिक मनी ही है, तो हर उस जगह एलिजिबल है सीएजी ऑडिट करने के लिए। मैं आपके पर्सनल बिजनेस की ऑडिट नहीं बोल रहा हूं। गवर्नमेंट का पैसा अगर कहीं लगा है, गवर्नमेंट का मनी किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, कॉमनवेल्थ गेम, 2G, कोई सेक्टर डेवलप करना, कोई हाईवे, रेलवे, तो गवर्नमेंट मनी जहां पर इन्वॉल्व है उसमें भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट मनी जहां इन्वॉल्व है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इनके द्वारा कहीं फंडिंग, कहीं प्रोजेक्ट पैसा लगा है, सीएजी एलिजिबल है उसकी ऑडिट करने के लिए। ये मैं आपके पर्सनल अकाउंट की ऑडिटिंग सीए वाली नहीं बोल रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं सेंटर या स्टेट कहीं कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगा हो, उसकी ऑडिट करने के लिए गवर्नमेंट की एक फर्म सीएजी है। ये पता लगा लेते हैं कि पब्लिक मनी का वेस्टेज तो नहीं हो रहा, कहीं गवर्नमेंट ने पैसा लगाया किसी प्रोजेक्ट में और वहां पे फ्रॉड हो रहा हो या वहां पे करप्शन हो रहा हो, तो सीएजी उसके लिए है, तो ये गवर्नमेंट एजेंसी है। और इन जनरल ऑडिट जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे
पर्सनल लेवल पे कोई आप कंपनी हायर कर लो, कोई सीए हायर कर लो, यहाँ हम पर्सनल लेवल पे बात कर रहे हैं। यहाँ कोई पब्लिक मनी या गवर्नमेंट का पैसा नहीं, इन जनरल ऑडिट की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास भी ऑडिट वाली एजेंसी है जहां गवर्नमेंट का पैसा लगा होगा। अगर गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट कंपनी को एक प्रोजेक्ट दे रखा है, गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट कंपनी को बोला कि फ्लाईओवर बनाओ, ब्रिज बनाओ, तो सीएजी एलिजिबल है ऑडिट करने के लिए, क्योंकि पैसा कहां से आ रहा है, गवर्नमेंट के पॉकेट से आ रहा है, और गवर्नमेंट की अपनी पॉकेट नहीं, वो पब्लिक मनी है जो आ रहा है। ठीक, तो वहां पर सीएजी एलिजिबल है। पर आप अपनी कंपनी चला रहे हैं जहां गवर्नमेंट का कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, क्या वहां ऑडिट सीएजी करेगा? नहीं। आपकी पर्सनल कंपनी बिजनेस पे नहीं, ऑडिट सीएजी करेगा जहां गवर्नमेंट मनी इन्वॉल्व, गवर्नमेंट के द्वारा पैसा लगा हो, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार का कोई स्कीम है चल रही है, उसमें फ्रॉड तो नहीं हो गया, मिड डे मील है, या कोई हाईवे प्रोजेक्ट है, कोई रेलवे प्रोजेक्ट है, कोई सेक्टर डेवलपमेंट है, तो गवर्नमेंट मनी जहां पर इन्वॉल्व होगी वहां सीएजी ऑडिट करता है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगाओ, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का लगाओ, चाहे सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ने वो प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी को ही दिया हो, तो भी ऑडिट वहां हो सकती है, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट की तरफ से गया है। पर प्राइवेट लेवल पे जो काम हो रहा है, आप अपनी कंपनी चला रहे हो, उसकी ऑडिट, आपके पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न की ऑडिट, वो सब नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ फिलहाल गवर्नमेंट वाले की बात हो रही है। अब इसके अलावा इन जनरल जो कंपनी ऑडिट वगैरह होती है वो हम यहाँ समझ रहे हैं। कंपनी ऑडिट वगैरह जो होती है वो यहाँ पर, ठीक है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतना पैसा लगा है, उनके भी इतने प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। यहाँ हम गवर्नमेंट की बात नहीं भी करें, यहाँ हम गवर्नमेंट की बात ना भी करें, जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, कंपनियां कई बार खुद भी हायर कर लेती हैं ऑडिट करने वाले को, कि भाई आप चेक करके बताओ सब कुछ चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है, कि वो समय से हमको आगाह कर दे, समय से बता दे। ऑडिट एंड इट्स टाइप्स, ऑडिट एंड इट्स टाइप्स। तो ऑडिट हमने समझ लिया पहले, क्या ऑडिटर का काम क्या है ये समझ लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट, ऑडिट की बिजनेस में क्या नीड है, क्या जरूरत है। ऑडिट जरूरी है किसी भी बिजनेस में, प्रोजेक्ट में, एक सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी देने के लिए, कि एक एक्सपर्ट ने ऑडिट कर लिया है तो कहीं कोई कमी है तो वो दूर हो गई होगी, आप मेंटली फ्री हो सकते हो। इसका मतलब कहीं कोई कमी है प्रोजेक्ट में या बिजनेस में, तो वो ऑडिट में आ गया होगा और करेक्शन करके आगे बढ़ जाएगा। तो ऑडिट जरूरी है बिजनेस में, ये एक सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी देते हैं टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि सारा हिसाब किताब जो है वो प्रॉपर हो गया होगा, कोई कमी है तो मार्क कर दी गई होगी, उसको ठीक कर लिया जाएगा। ऑडिट नहीं होगी तो कमी जाती जाएगी। तो ऑडिट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस एज दे प्रोवाइड अ सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ द फर्म। जैसे आपकी बॉडी में आप रोज खाना पीना खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ऑफिस आ रहे हो, जा रहे हो, पॉल्यूशन में जा रहे हो, तो जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, कोई दिक्कतें हैं, आप साल में जाके एक बार बॉडी चेकअप करा लेते हो, तो डॉक्टर हेल्थ का एक्सपर्ट है और वो बता देगा बॉडी में कहाँ क्या कमी आ रही है, चेकअप वेकअप करा के। उसी तरह से सीए या सीपीए जो ऑडिट करेंगे, कंपनी में क्या काम चल रहा है, ऑडिट करके वो पता लगा लेंगे, बता देंगे कहाँ पर क्या कमी है, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर का काम है आपकी बॉडी के बारे में फोरकास्टिंग करना, अनुमान लगाना या कमी बताना, उसी प्रकार से ऑडिटर कंपनी या प्रोजेक्ट में क्या गड़बड़ चल रही है वो आपको समय से आगाह कर देगा, बता देगा, जिससे क्रेडिबिलिटी, कॉन्फिडेंस बढ़े लोगों का। तो ऑडिट इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, ये एक सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी देता है कि फाइनेंस का या जो फर्म के काम का जो चल रहा है, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं है। ये कंपनी से जुड़े हुए लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, जैसे कंपनी शेयर मार्केट में भी है, कंपनी पे लोगों का बड़ा भरोसा है, शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं, तो ऑडिट वगैरह होने से जो शेयर होल्डर हैं, कंपनी के एम्प्लॉय हो, मैनेजमेंट है, जो शेयर में आपके शेयर खरीद रहे हैं, उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि कंपनी में ट्रांसपेरेंसी है, कंपनी में ट्रांसपेरेंसी है, उनको भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस देता है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स सब कुछ फेयर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, और जो बताया जा रहा है एक्चुअल में वही है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। सेबी वगैरह को भी रिपोर्ट है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो सेबी वगैरह को भी रिपोर्ट दोगे, ठीक। तो जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी आपकी कंपनी से जुड़े हैं, अगर ऑडिट वगैरह हो जाती है तो कंपनी के साथ जो भी लोग जुड़े हैं, जिनके भी इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, उनको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि कोई मैनिपुलेशन नहीं है,
सब कुछ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है, जो बताया जा रहा है एक्चुअल भी वही है। Moreover, an audit is an important process that help in enhancing the financial health and internal system of a business. तो ऑडिट से ये चीजें चेक भी हो जाती हैं, अगर कोई गड़बड़, कोई इनएक्यूरेसी, कहीं एरर है, उसको ठीक भी किया जा सकता है। देखो वही लिखा हुआ है। तो ऑडिट एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करता है और बिजनेस के इंटरनल सिस्टम को भी मजबूत करेगा। तो अगर कहीं कोई इनएक्यूरेसी या रॉन्ग डूइंग, कुछ कमी अकाउंट्स में अगर पाई जाएगी, अगर ऑडिट के प्रोसेस में कोई आइडेंटिफाई हो जाता है इनएक्यूरेसी या रॉन्ग डूइंग, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, जिससे बिजनेस एफिशिएंटली काम करे, एफिशिएंटली बिजनेस को चलाना आसान हो पाए। अब अलग अलग प्रकार की ऑडिट होती हैं। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ऑडिट, अलग अलग प्रकार की ऑडिट। एक है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इंटरनल ऑडिट का मतलब ये इंटरनली आपने तय किया है ऑडिट पर्सन कौन होगा, ऑडिट कौन करेगा। इंटरनली आपने डिसाइड किया है ऑडिट कौन करेगा, ये जानकारी आप बाहर ऐसे फ्लोट नहीं कर रहे हो। बड़ी बड़ी कंपनियां समय समय पे ऑडिट कराती रहती हैं इंटरनली भी, कि इंटरनली कैसे चल रहा है कामकाज। दिस टाइप ऑफ ऑडिट टेक्स प्लेस, देखो दिस टाइप ऑफ ऑडिट टेक्स प्लेस विद इन द कंपनी। इंटरनल का मतलब है विद इन द कंपनी ये ऑडिट हो रही है, विद इन द कंपनी ऑडिट हो रही है, वेयर ओनर्स टेक द इनिशिएटिव टू गेट द फर्म ऑडिटेड बाय एन ऑडिटर। तो जब ओनर खुद डिसाइड कर रहा है इंटरनली विद इन द कंपनी ऑडिट कराने के लिए, कि उसको लग रहा है कि भाई सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, जरा ऑडिट करा के चेक कर लेता हूं। ऐसा तो नहीं है कि मैं तो विदेश में रहता हूं ज्यादा टाइम और यहां मेरी कंपनी चल रही है, ये ऊपर मैनेजर बैठ के कंपनी को खा जा रहे हो, करप्शन हो रहा हो, नीचे क्या चल रहा है मेरे तक बात आने ही ना देते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो समय समय पे ऑडिट होगी तो कहीं कुछ कमी है पकड़ में आ जाएगी। तो इंटरनल ऑडिट इस प्रकार की ऑडिट है जहां ओनर खुद इनिशिएटिव लेते हैं, किसी पर्सन को अपॉइंट करेंगे कि ऑडिट करनी, कंपनी के अंदर ऑडिट करनी है, चाहे 1 मेंबर, 2 मेंबर, 4 मेंबर, एक टीम जो कंपनी के अंदर ऑडिट करे। ऐसी ऑडिट जो विद इन द कंपनी होगी, जहां ओनर खुद इनिशिएटिव ले रहा है कि ऑडिट की जाए। इंटरनल ऑडिटिंग प्रोसेस is considered a way to update company board members and shareholders about the finances। तो कंपनी के अंदर की ऑडिट करके जो टॉप मैनेजमेंट है उसको जानकारी मिले कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, कि नीचे के लेवल पे कुछ कमी तो नहीं है, हमारा लोअर स्टाफ डिससेटिस्फाई तो नहीं है, फाइनेंस ठीक चल रहे हैं कि नहीं, जो हम सैलरी या बाकी चीजें पे कर रहे हैं नीचे तक पहुंच रही है कि नहीं। तो कंपनी के जो बोर्ड मेंबर हैं या शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जुड़े हुए लोग, उनको भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और टॉप लेवल को भी जानकारी मिल पाएगी सब कुछ स्मूथ चल रहा है या नहीं चल रहा, और फर्म के जो फाइनेंशियल गोल हैं वो अचीव हो पा रहे हैं नहीं, या उनके साथ अलाइन है कि नहीं। कंपनी चल रही है और कंपनी के जो गोल हैं उस एज पर द गोल हमारी फर्म चल पा रही है कि नहीं, फाइनेंस वगैरह भी उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं। ऑडिट किए बिना आप कैसे जान पाओगे, आपने कंपनी बनाई और सो गए। ऑडिट ही तो आपको बताएगी कि जो आपके गोल आपको अचीव करना चाहती है कंपनी, जो टारगेट, जो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, ऑडिट करके हम टाइम टाइम पे देख सकते हैं ना हम किधर चल रहे हैं, एज पर द गोल चल रहे हैं कि लैग कर रहे हैं कि लीड कर रहे हैं, ये आपको पता लग जाएगा। बिना ऑडिट के तो नहीं जान पाओगे। इफ यू कंडक्ट एन इंटरनल ऑडिट इन योर फर्म, द रिजल्ट कैन हेल्प असेस रिस्क management process and policies along with analyzing the operational process of the company। तो इंटरनल ऑडिट करके आप रिस्क असेसमेंट वगैरह कर सकते हो, पॉलिसीज बना सकते हो, ऑपरेशनल प्रोसेस कंपनी का किधर कैसे चल रहा है, कैसे बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, ये सारे निर्णय आप कर पाओगे, मतलब डिसीजन मेकिंग में आपको मदद मिल जाएगी। इंटरनल ऑडिट करके कंपनी की कुछ भी कमियां होंगी, कहीं कोई चीज एरर आ रही है, कुछ एक्यूरेसी नहीं है, कहीं कोई चीज लैक कर रही है, तो ऑडिट के डाटा के बेसिस पे आप निर्णय कर पाओगे कैसे हम इनहेंस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, या ऑप्टिमम तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। तो एक तरह की ऑडिट हो गई इंटरनल ऑडिट।
दूसरी ऑडिट है एक्सटर्नल ऑडिट। The external audit process is compulsory for certain organization according to the requirement and rule set by the shareholder. The report of the external audit is shown to all shareholder during the company annual meeting and board of director meeting. Certain independent professionals conduct external audit based on their expertise. Such audit can be commenced half yearly, quarterly, or annually, and result can be used to bring enhancement in business proceedings. तो एक तो ऑडिट हो गया इंटरनल विद इन द कंपनी जो हो रहा है, एक ऑडिट होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है? हम आपकी कंपनी में शेयर खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आप जो ऑडिट करा रहे हो, आप इंटरनल ऑडिट ही करा के डाटा रिलीज कर दोगे या बता दोगे सब सही चल रहा है, हम कैसे मान लेंगे? अगर कोई थर्ड पार्टी बाहर से किसी फर्म को हायर किया जाए और वो ऑडिट करे, तब तो डाटा सही निकल के आएगा, क्योंकि विद इन द कंपनी अगर ऑडिट हो रही होगी वो मैनिपुलेटिव हो सकती है, वो उतनी ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, डाउटफुल है। एक्सटर्नल अगर एक्सपर्ट को हायर करके ऑडिट कराई जाएगी तो बहुत चांस है कि वो फेयर होगा। भाई आप ये बताओ, अगर आप एक कंपनी चला रहे हो और कंपनी के अंदर का ही पर्सन ऑडिट कर रहा हो, तो क्या पता कहीं उसके मन में डर हो, या उसके मन में कोई लालच हो, या उसके मन में हो कि ये डाटा आएगा तो कंपनी नाराज ना हो जाए ओनर, तो कई बार वो चीजों को छुपा ले जाएगा, क्या पता उतनी ईमानदारी से डाटा को डिस्क्लोज ना करे। पर एक्सटर्नल कोई प्रोफेशनल फर्म ही अगर इस काम के लिए हायर की जाएगी तो उसे कोई मतलब थोड़ी आप उसको कोई नुकसान कर दोगे, या वो तो आएगा जो प्रॉपर ऑडिट होगी, एक्चुअल डाटा होगा वही रिलीज करेगा। इससे जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ये बिल्कुल फेयर ट्रायल है। सेबी जैसी फर्म को भी ये डाटा जाता है, एक्सटर्नल ऑडिट वगैरह करके उसको भी रिपोर्ट भेजनी पड़ती है कि भाई ये हमने इंटरनली नहीं कराया है, ये एक्सटर्नल फर्म ने ऑडिट करके आंकड़े दिए हैं, ये हमने घर में तैयार नहीं किए हैं। तो एक्सटर्नल ऑडिट जो है, एक थर्ड पार्टी बाहर से किसी कंपनी या थर्ड पार्टी को हायर करके वो सारा डाटा चेक करेगा, वो ऑडिट करेगा। तो कंपनी की जो मीटिंग होती है टाइम टाइम पे, उसमें भी ये सब डाटा रिलीज किए जाते हैं। कि जैसे मान लो हमारी कंपनी में शेयर लोगों ने ले रखे हैं, तो टाइम टाइम पे मीटिंग होती है जहां शेयर होल्डर को बुलाया जाता है कि भाई हमारी एनुअल मीटिंग है, तो शेयर होल्डर सवाल भी पूछ सकता है कंपनी के बोर्ड से कि भाई हमने आपकी कंपनी में पैसा डाला हुआ है और आपका विजन क्या है, कंपनी किधर जाने वाली है, सवाल जवाब वगैरह चलते हैं वहां पर। कंपनी के शेयर होल्डर वगैरह जो है वो पूछते हैं कि हमने आपकी कंपनी में निवेश किया है, आप बताइए कंपनी का विजन क्या है। तो वो लोग ये डाटा वगैरह दिखाते हैं कि देखो ऑडिट में ये निकल के आया है, हमारी कंपनी ऐसा परफॉर्म कर रही है, ये आंकड़े हैं। तो ऑडिट क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, एनुअली कर सकते हैं। इससे शेयर होल्डर वगैरह का भी कॉन्फिडेंस जो है बना रहता है कंपनी के साथ, नहीं तो वो शेयर बेच के पैसा निकाल लेंगे। अगर उनका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा वो शेयर बेच के पैसा निकाल लेंगे, क्यों कंपनी के साथ रुकेंगे। तो ये ऑडिट होती है एक्सटर्नल, जहां पे बाहर से हायर किया जा रहा है, लिखा है ना, कुछ इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स वगैरह या फर्म को हायर किया जाता है एक्सटर्नल ऑडिट करने के लिए। ये हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली कैसे भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा। तो बिजनेस, और अगर ये अच्छा वो डाटा आए, अगर ऑडिट ठीक से हो, शेयर होल्डर जो है, इन्वेस्टर है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े तो बिजनेस बढ़ जाते हैं, इसके डाटा का फायदा मिलता है। तीसरा होता है परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट देखो, इस ऑडिट में ऑडिटर एसेस करते हैं प्रोसेसेस को और सिस्टम को। बिजनेस का प्रोसेस और सिस्टम कैसे काम कर रहा है उसकी ऑडिट की जाती है, जिससे पता लगता है प्रोडक्टिविटी कैसी है और एफिशिएंसी कैसी है गोल को अचीव करने की तरफ। तो हर प्रकार की ऑडिट में केवल फाइनेंस को इवैल्यूएट करें ऐसा नहीं होता, ऑडिट कई प्रकार की होती हैं। जैसे कि परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट में यह देखा जाता है कि बिजनेस में क्या प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं, क्या सिस्टम फॉलो हो रहा है, इससे पता चलेगा प्रोडक्टिविटी। और अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा है, तो बिजनेस गोल अचीव करने की दिशा में हम ठीक बढ़ रहे हैं। ये परफॉर्मेंस ऑडिट का काम है। तो दिस ऑडिट इज परफॉर्म्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन
तो कंपनी अपने अंडर में परफॉर्मेंस ऑडिट भी समय समय पे कराती है कि जो हमारी टीमें हैं, जो मैन पावर है, किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कि हम अपने गोल को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एफिशिएंटली काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. तो दिस ऑडिट इज परफॉर्म्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेरियस रीजन. द मेन ऑब्जेक्टिव इज firm focus on when requesting a performance audit are to evaluate internal control of the company, analyze business perspective, assessment of different effectiveness and result of the program. तो कई प्रकार के प्रोग्राम, ट्रेनिंग, कंपनी जो खर्चा कर रही है, कंपनी जितनी चीजें लगा रही है इनपुट, उनका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है. हम इतना खर्चा कर रहे हैं लोगों को हायर करने में, सुविधाएं देने में, बेनिफिट्स दे रहे हैं, रिसोर्सेज दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस क्या निकल के आ रही है, ओवरऑल काम कैसा हो रहा है. क्योंकि हम इतना कुछ कर रहे हैं कि कंपनी का गोल पूरा हो सके, हम इतना कुछ कर रहे हैं कि जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो सके. तो इंटरनल ऑडिट समय समय पे की जाती है कि हमारा काम किस तरह का चल रहा है, उसकी दिशा हमको पता चले, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, किस तरफ बिजनेस जा रहा है, उसकी दिशा पता लगे. तो ये ऑडिट है परफॉर्मेंस वाली. फिर होता है कंप्लायंस ऑडिट. कंप्लायंस का मतलब है जो भी नॉर्म्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे. जो भी स्टैंडर्ड्स डिसाइड हुए हैं, कंप्लायंसेस जो डिसाइड हुए हैं, वो कंप्लायंसेस फॉलो हो रहे हैं या वायलेट हो रहे हैं, उनकी ऑडिट करना. ऑडिट करने का मतलब क्या, इंस्पेक्शन करना, चेक करना. तो जैसे कि सेफ्टी कंप्लायंस बने हुए हैं, तो क्या एम्प्लॉय सेफ्टी कंप्लायंस को भी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. कुछ गवर्नमेंट नॉर्म्स बने हुए हैं, कंपनी को जो काम करना है गवर्नमेंट नॉर्म्स को ध्यान में रख के क्या उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं. तो जो भी कंप्लायंसेस बने हैं वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. तो कंप्लायंस ऑडिट एग्जामिन करती है प्रोसेसेस और बिजनेस की पॉलिसीज को, या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो कंपनी में काम कर रहा है, इसका उद्देश्य होता है कि जो डिपार्टमेंट या कंपनी का कोई पोर्शन ये कंप्लायंसेस फॉलो कर रहा है या नहीं विद रेगुलेटरी और इंटरनल स्टैंडर्ड्स. ये ऑडिट ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज वगैरह में फॉलो किए जाते हैं. जैसे फायर कंप्लायंस है, फायर सेफ्टी फॉलो होना चाहिए, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है आपका, तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स भी फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं. कंप्लायंसेस जो भी है, ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, कंप्लायंसेस बहुत तरह के हैं. अगर आप कोई इंस्टीट्यूट भी चला रहे हो ऑफलाइन, 400-500 बच्चे पढ़ रहे हैं एक क्लास में, तो कई प्रकार के कंप्लायंसेस इनको भी फॉलो करना पड़ता है. अगर आप बेसमेंट में क्लास चला रहे हैं, 2 सीढ़ी है कि नहीं निकलने की, नॉर्म्स प्रॉपर बने हैं कि नहीं, तो ऑडिट और इंस्पेक्शन करके एजेंसी ये देख सकती है फुलफिल हो रहा है कि नहीं. यहाँ इसका फोकस क्या है, बस कंप्लायंस नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे. या फैक्ट्री के लिए है तो सेफ्टी स्टैंडर्ड से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, कंप्लायंसेस फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, इसको चेक करना. ऐसी ऑडिट को हम कंप्लायंस ऑडिट कहेंगे. फिर है ऑपरेशनल ऑडिट. ऑपरेशनल ऑडिट, दिस ऑडिटिंग प्रोसेस इज वेरी सिमिलर टू इंटरनल ऑडिट. ये इंटरनल ऑडिट की तरीके का है, सिमिलर है. ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती हैं इस तरह की ऑडिट इंटरनली, बट इन सम केसेस, किसी किसी केसेस में अगर इंटरनल पर्सन डर के मारे या कोई डाटा को जानते हुए भी रिलीज ना करे, क्योंकि इंटरनल पर्सन को हायर करने में एक खतरा ये होता है कि कहीं ना कहीं वो बायस्ड हो सकता है किसी डर के कारण भी, या कंपनी के इमोशनली जुड़ा हो, या कोई डाटा को जानबूझ के रिलीज ना करना हो कि कल को मेरे ऊपर ही गाज गिरेगी. कई बार कंपनी के अंदर जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, उनको ही ऑडिट के लिए रख दिया जाता है कि भाई आप चेक करिए ठीक चल रहा है कि नहीं. कोई सीनियर मैनेजर वगैरह हो, वही ऑडिट करना है कंपनी के अंदर. तो उनके डाटा में क्या होता है, इंटरनल ऑडिट की जाती है. कंपनी अपने अपने काम कर रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं है, और इंटरनली ऑडिट चलता है कंपनी में कई बार. पर इंटरनल ऑडिट करने वाला व्यक्ति ऑनेस्टली पूरी बात को बता भी सकता है कि भाई ऑडिट में मैंने ये कमी पाई, और हो सकता है वो बायस्ड हो जाए या उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट बीच में आ जाए. इंटरनल व्यक्ति जो होगा उसके कई सारे फायदे नुकसान वो कैलकुलेट करके हो सकता है पूरे डाटा को ईमानदारी से ना भी इवेल्युएट करे. पर एक्सटर्नल एजेंसी की भी कई बार जरूरत ली जा सकती है, कंपनी डिसाइड करेगी वो तो. पर इस प्रकार की ऑडिट इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है. भाई आपको ये लग रहा है कि जो ऑडिट हो रही है, क्या पता उसके डाटा में कुछ कमी रह जाए, क्योंकि इंटरनल पर्सन हमने रखा है इस काम के लिए, कंपनी का ही मैनेजर कर रहा है ऑडिट, तो मुझे लग रहा है भाई कुछ कमी हो सकती है, तो मैं एक्सटर्नल पर्सन को हायर कर लूंगा. तो डिपेंड करेगा मैं मेरा क्या थॉट प्रोसेस है,
उस पर्सन पे कितना फेथ हो रहा है। तो इस प्रकार की ऑडिट इंटरनली भी हो सकती है, किसी किसी केस में बाहर से भी हायर कर सकते हैं ऑडिट करने के लिए। मेन एम होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस किस तरह से काम कर रहे हैं उसको ऑडिट करना, और ऑपरेशंस में कोई इनएफिशिएंसी तो नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस कैसे काम कर रहे हैं उसकी ऑडिट करना, और ऑपरेशंस में कोई कमी तो नहीं है। तो ऑपरेशनल ऑडिट एनालाइज द पॉलिसीज, प्रोसेस, गोल एंड आउटकम ऑफ फंक्शंस। मुझे ये बताओ, बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल ले ऑफ कर रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है बिना ऑडिट किए, बिना इंस्पेक्शन किए वो तय कर लेते हैं किसको बाहर करना है? आप सिंपल सी बात बताओ, ऑडिट करते होंगे, टाइम टाइम पे इंस्पेक्शन करते होंगे, ऑडिट में वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी देखते होंगे, कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, किसने कितने समय में कितना काम किया है, कंपनी ने उस पर्सन पे कितना खर्चा किया और उसने आउटपुट क्या दिया। तो ऑडिट तो कंपनी में इंटरनली भी चलते रहते हैं और कई बार बाहर से भी हायर कर लेते हैं। ठीक, तो ऑडिट नहीं करेंगे तो वो जान ही नहीं पाएंगे कौन एफिशिएंटली काम कर रहा है, कौन एफिशिएंटली नहीं कर रहा है। और अगर 100 लोगों की कंपनी है और 20 लोग इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं, तो क्या कंपनी अपने गोल को पूरा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ऑडिट करके तो जान पाएंगे, ऑडिट करके ही जान पाएंगे कि भाई किसको रखें, किसको हटाएं। कई बार हटाने के और भी कारण हो सकते हैं, रिसेशन की स्थिति है, कंपनी के पास डिमांड ही नहीं आ रहा, ऑर्डर नहीं आ रहा, पर ऑडिट करके भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं किसको रखना है, किसको हटाना है। तो ऑडिटिंग के ऑडिटिंग के कई सारे फायदे हैं इसमें। अब आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट कंडक्ट करती है चेक करने के लिए वेदर इट कंप्लाइज विद ऑल द पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट के बनाए हुए सारे नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट्स आपको कराना जरूरी है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में यह चेक किया जाता है गवर्नमेंट के जितने नॉर्म्स आपके बिजनेस से जुड़े हैं क्या सारे फुलफिल हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो एक्सटर्नल ऑडिटर वेरीफाई करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर वेरीफाई करता है कि आपका बिजनेस सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक्सटर्नल ऑडिटर गवर्नमेंट की एजेंसीज वगैरह कई सारी टाइम टाइम पे छापा मारते हैं, ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। भाई फैक्ट्री इंडस्ट्री में बाहर से गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी तो कई बार आते हैं इंस्पेक्शन करने कि भाई आपका जो बोर्ड लगा है होर्डिंग इस साइज का होना चाहिए, फायर सेफ्टी नॉर्म्स क्या है, इमरजेंसी में वर्कर के निकलने का रास्ता क्या है, ऐसे इंस्पेक्शन भी होते हैं, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट बोली जाती है। पर यहां हम कंपनी के पर्सनल नॉर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम कह रहे हैं गवर्नमेंट रूल्स फॉलो हो रहे कि नहीं। रूल्स कंपनी के इंटरनल भी हो सकते थे, इंटरनल रूल फॉलो हो रहे कि नहीं वो अलग ऑडिट है, गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉलो हो रहे कि नहीं उसको हम स्टैट्यूटरी ऑडिट नाम देंगे। यहां स्पेसिफिक क्या है, गवर्नमेंट नॉर्म्स फुलफिल हुए कि नहीं, तो इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटर ही चेक करता है, बाहर से जो पर्सन है वो चेक करेगा। The auditing process result demonstrate different result in the financial report, bank statement, investment outline. This auditing enhances trust, transparency with shareholder and public, making it efficient time passes. अब आ जाते हैं IRS टैक्स ऑडिट्स। ये क्या है? दिस इज टाइप ऑफ टैक्स ऑडिट। टैक्स जो आप इनकम टैक्स वगैरह फाइल करते हो, आपकी कंपनी जो फाइल कर रही है या इंडिविजुअल रिटर्न हो, सीए वगैरह की जो ऑडिट उसमें लगती है, टैक्स ऑडिट बोला जाता है। इसके लिए स्पेसिफिक नाम यूज किया जाता है टैक्स ऑडिट। तो आपका फाइनेंशियल डाटा ही खंगाला जा रहा है, वही सब इसमें चेक किया जा रहा है कि जो टैक्स भरते समय आप जो जानकारी दे रहे हैं वह एक्यूरेट है या नहीं। आप जो इनकम टैक्स वगैरह भर रहे हो या कोई टैक्स भर रहे हो, साल में जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें चेक किया, सीए क्या करता है, वो चेक कर लेगा कि जो जानकारी आप दे रहे हैं वो पूरी है या नहीं। अगर नहीं गड़बड़ होगी तो टैक्स का नोटिस आ सकता है आगे जाकर। तो पहले ही वो ऑडिट कर लेगा, चेक कर लेगा कि जो आप डाटा दे रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है। ये टैक्स ऑडिट हो गया। Here the auditor look for irregularity in the tax liability of the company या इंडिविजुअल का भी हो सकता है, और इसमें श्योर किया जाता है जो आप टैक्स फाइल कर रहे हैं, जो टैक्स बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कम पे कर दे रहे हैं कि ज्यादा पे कर दे रहे हैं।
कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई चीज मिस तो नहीं हो गई है। तो टैक्स संबंधित जो ये है, अंडर पे या ओवर पे तो नहीं कर दिया। इसके बाद पेरोल ऑडिट। पेरोल ऑडिटिंग सिस्टम फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट एरर and improving business compliance to protect it from different frauds. Such audits are either conducted by internal या third party hired by the firm. इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकते हैं। सिंपल नाम से पता लग रहा है, पेरोल ऑडिटिंग करना। पेरोल ऑडिटिंग करना अलग अलग तरह के फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो ऑडिट होती है, अलग अलग तरह से फ्रॉड ना हो रहा हो, कोई पैसे की लीकेज ना हो रही हो, ये उससे बचाएगा। तो पेरोल ऑडिटिंग वगैरह जो है, अलग अलग प्रकार के फ्रॉड से आपको बचाता है। मान लो कंपनी सैलरी पे कर रही है, ऐसा तो नहीं है 4 लोग कंपनी में काम ही नहीं कर रहे और एचआर ने फेक, बहुत बड़ी कंपनी, लोगों को पता नहीं, एचआर ने उन 4 लोगों के नाम मेंशन कर दिए हैं और वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, पैसा फेक अकाउंट में चला जा रहा है। तो पेरोल ऑडिट वगैरह करके भी कोई किसी प्रकार का फ्रॉड तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, पेरोल ऑडिट में चेक हो जा रहा है किसी प्रकार का फ्रॉड इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। एक होती है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। सच एन ऑडिटिंग सिस्टम हेल्प इवेल्युएट डिफरेंट आईटी रिस्क ऑफ अ बिजनेस, आईटी रिस्क ऑफ अ बिजनेस एंड अंडरस्टैंड द सिस्टम फॉलोड। डिफरेंट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फर्म यूज आईटी ऑडिट सिस्टम। आईटी बेस्ड ऑडिट सिस्टम यूज किए जाते हैं डाटा सिक्योरिटी के लिए, टेक्नोलॉजी यूज एनालाइज करने के लिए, हैकर से सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड रिकमेंड इंप्रूवमेंट पॉइंट टू द सिस्टम। तो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, ये ऑडिटिंग सिस्टम इवेल्युएट करता है अलग अलग प्रकार के आईटी रिस्क बिजनेस के। डिफरेंट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फर्म आईटी ऑडिट सिस्टम यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्म काफी आईटी ऑडिट सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं, जहां ऑटोमेटिकली डाटा की सिक्योरिटी भी चेक हो जा रही है, टेक्नोलॉजी यूज एनालाइज हो जा रहा है, हैकर से सिस्टम को बचाया जा सके, डाटा प्राइवेसी मेंटेन हो सके। मोरओवर द रिपोर्ट फ्रॉम दिस ऑडिट जनरेट स्टेक होल्डर दैट कंपनी ऑब्जेक्टिव्स आर मेट एंड बिजनेस स्ट्रक्चर स्टेज अपडेटेड। तो ये जो ऑटोमेटिक ऑडिट है, टेक्नोलॉजी की मदद से जो ऑडिट रिपोर्ट आती है, ये टाइम टाइम पे अपडेशन जाता रहता है स्टेक होल्डर्स वगैरह को, और पता भी लगता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कहां तक पहुंचा, कहां तक हम अचीव कर पाए। फिर होता है फॉरेंसिक ऑडिट। हियर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस आर एग्जामिन टू आइडेंटिफाई एनी इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज। द ऑडिटर और ए फॉरेंसिक अकाउंटेंट लुक्स फॉर एविडेंस that could be provided in the court and bring resolution to conflict among stakeholder. It is important to note that forensic audit must be conducted if an individual suspect चोरी, inaccuracy या fraud in financial balances। मतलब हमारी कंपनी में कोई गड़बड़ हो गई है, कोई धांधली हो गई है, कोई चोरी हो गई है, या फाइनेंशियल डाटा को मैनिपुलेट कर दिया है, कोई एरर क्रिएट कर दिया गया है, उस केस में हम फॉरेंसिक ऑडिट करा सकते हैं, जिसमें कोई तगड़ा एक्सपर्ट, बाहर से कोई तगड़ा एक्सपर्ट, जाना माना एक्सपर्ट, उसे हायर किया जाए। वो एविडेंस वगैरह ढूंढेगा, जांच करेगा, सबूत देखेगा और ये पता करेगा ये हुआ या नहीं हुआ। इसे फॉरेंसिक ऑडिट नाम देंगे, जहां एक्सपर्टीज लेवल थोड़ा और ज्यादा चाहिए और एविडेंस के बेसिस पे पता लगाना है चोरी हुई है या कोई इनएक्यूरेसी या फ्रॉड कहीं कुछ आ रहा है कि नहीं। इसे फॉरेंसिक ऑडिट नाम देंगे, किसी प्रकार की चोरी चकारी को पता कर रहा है। ठीक है, ये ऑडिट होती है अगर कहीं कोई सस्पेक्ट है चोरी का, इनएक्यूरेसी या फ्रॉड, उस केस में फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाती है, जहां पे सबूतों के आधार पर हमें पता करना है ये हुआ है कि नहीं हुआ। इसे हम फॉरेंसिक ऑडिट नाम देंगे। तो ऑडिट क्या होती है, उसके टाइप्स वगैरह क्या है, ये ईपीएफओ का टॉपिक है। इंटरनल ऑडिट क्वेश्चन ईएस में आया, मैंने बताया, मतलब समझी गए। ऑडिट का मतलब इंस्पेक्शन है, जांच करना अलग प्रकार की। कहीं ये जांच करना है फाइनेंस ठीक है कि नहीं, कहीं टैक्स फाइल करते समय जांच करना है, कहीं पर आपको कंपनी के ऑपरेशंस ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। तो अलग अलग प्रकार के ऑडिट के नाम दे दिए गए बस। राइट्स इशू तो पढ़ा चुका हूं मैं कल, राइट्स इशू कल हम पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक कहां से आ गया इसमें।
राइट्स इशू तो कल बता दिया था हमने, ये उसका टॉपिक है, राइट्स वाले का पार्ट है ये वाला जो टॉपिक है राइट्स इशू का है। एक टॉपिक है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी टाइप ऑफ इंश्योरेंस वगैरह क्या होते हैं, ये क्वेश्चन है। इंश्योरेंस वाला टॉपिक जो है ईएस के लिए तो चांस नहीं बनता मुझे लगता है, ईपीएफओ का सिलेबस का पार्ट है, साथ साथ बता दे रहा हूं मैं आपको, ईएस के मतलब का नहीं है, ये ईपीएफओ के मतलब का है। देख लीजिए, इंश्योरेंस इज अ फाइनेंशियल सेफगार्ड। इंश्योरेंस क्या चीज है? इंश्योरेंस अलग अलग प्रकार के हैं। कार इंश्योरेंस आप कराते हो, या घर का इंश्योरेंस कराते हो, या आप मेडिकल इंश्योरेंस करा रहे, जो भी इंश्योरेंस आप करा रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस है कि टर्म इंश्योरेंस है, अलग अलग प्रोडक्ट है इंश्योरेंस के। वो आपको सेफ्टी देता है, अगर कोई रिस्क सिचुएशन हो जाए, कोई रिस्क की सिचुएशन हो जाए तो आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। कोई इमरजेंसी पड़ जाए किसी प्रकार की तो आपको एक प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट है इंश्योरेंस। अचानक से कोई बीमार पड़ जाए और इंश्योरेंस है उसके पास, तो उसको ये तो है ना कि भाई जेब से पैसा नहीं निकलेगा, कि क्या पता पैसा ना भी हो, पर इंश्योरेंस अगर होगा तो उसको भी यूटिलाइज कर लेगा। रोड पर जा रहा है, कहीं कोई गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाए, इंश्योरेंस है, वहां से वो क्लेम कर लेगा। तो इंश्योरेंस इन जनरल रटने की बात नहीं है, इंश्योरेंस एक तरह का फाइनेंशियल सेफगार्ड है। एक वर्ड में बोलना हो तो एक प्रकार का फाइनेंशियल सेफ्टी है, फाइनेंशियल सेफगार्ड है आपका, ठीक है। NAAC अतुल, ये एक संस्था है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह की ऑडिट करता है, उनको रेटिंग वगैरह जारी करता है, उसके बेसिस पर ऑडिट या इंस्पेक्शन करके रेटिंग जारी करता है। कई मैंने बताया बहुत सारी फर्म बाहर से भी इस प्रकार के काम करती हैं ऑडिट वगैरह करने के, और वो इतनी बड़ी बड़ी फर्म है, अगर आप उनसे ऑडिट करा लेते हो, जैसे डिलॉइट एक कंपनी है फाइनेंशियल ऑडिट वगैरह के लिए, अगर डिलॉइट ने आपकी कंपनी को ऑडिट किया हुआ है और वो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है तो लोग बड़ा भरोसा करते हैं उस पर। डिलॉइट वगैरह से बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, बाहर से भी ऑडिट कराती हैं, तो किसी नामी कंपनी से ऑडिट कराती हैं, क्योंकि उस कंपनी की इमेज बड़ी अच्छी है कि वो पैसा लेके गड़बड़ नहीं करेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे। फाइनेंशियल ऑडिट में डिलॉइट का बड़ा नाम है, एजुकेशनल ऑडिट में NAAC का नाम है, ठीक। उनसे अगर आप ऑडिट करा रहे हो, वो अगर आपको सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, तो आपका वैल्यू बढ़ जाती है, लोग भरोसा करते हैं आप पर ज्यादा। तो इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल सेफगार्ड आपको प्रोवाइड करता है। कोई इंडिविजुअल भी इंश्योरेंस कराते हैं, कुछ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं, जो कि रिस्क को मैनेज करते हैं इसके द्वारा, कि अगर कहीं कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन जाए, कोई नुकसान भविष्य में हो, तो हमें कुछ प्रोटेक्शन मिल जाए। फैक्ट्री है उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं, कल को आग लग जाए तो कुछ इंश्योरेंस मिल जाए। घर में बहुत पैसा लगा दिया, उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इंश्योरेंस कवर हो जाए। कोई हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट इसमें बने हुए हैं। तो इंश्योरेंस आपको एक फाइनेंशियल सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफोर्सिन लॉसेस। इट फंक्शन एज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच, तो इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं कंपनी के बीच में और आपके बीच में। मान लो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया, उसमें जो पेपर आता है कभी आप पढ़ोगे, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इस स्थिति में आपको इंश्योरेंस पे क्लेम पे करेंगे और इस स्थिति में नहीं करेंगे। क्लियर उसमें लिखा रहेगा, ठीक। पर लोग पढ़ते कहाँ हैं? तो ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरर ऑफर करता है फाइनेंशियल कंपनसेशन। इंश्योरर कौन है? कंपनी। जो कंपनी से आप इंश्योरेंस कर रहे हो, मान लो टाटा AIG से आपने इंश्योरेंस कराया या ICICI लोम्बार्ड का इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योरेंस एक तरह का फंक्शन, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कंपनी है आपको फाइनेंशियल कंपनसेशन देगा अगर कोई स्पेसिफिक डैमेज हो जाए। अगर प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है तो प्रॉपर्टी में कोई डैमेज हो रहा है तो आपको मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस है तो कोई इंजरी या हेल्थ के केस में। इसेंशियली इंश्योरेंस सर्व एज ए सिक्योरिटी मेजर इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द फेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। कोई
अप्रत्याशित घटना घट जाए, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट हो जाए कि सडनली आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, और कोई अनसर्टेनिटी, मान लो एक्सीडेंट, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, चोरी कब हो जाएगी कोई गेस नहीं कर सकता, कब आग लग जाएगी ये आप गेस नहीं कर सकते। और अनसर्टेनिटीज की स्थिति में लाइफ में आप कितने मर्जी प्लान कर लो, अनसर्टेनिटीज को तो प्लान नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं कब हो जाएंगी। तो उस तरह की सिचुएशन, मान लो आप एक प्लान बनाए कि 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है, मैं इतना पैसा इसमें रखूंगा, इतना पैसा इसमें रखूंगा, ये सब प्लानिंग आपने बनाई। सडनली फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई, सारी प्लानिंग धरी रह गई, जो पैसा आपने किसी और काम के लिए रखा था वो किसी और में चला जाएगा। अगर मेडिकल इंश्योरेंस होता तो मेडिकल इंश्योरेंस से आप उस पैसे उसको इलाज को करा लेते, आपकी सेविंग खत्म नहीं होती। और आज भी इंडिया में बहुत बड़ा क्राउड ऐसा, देखो ये टॉपिक ईएस के मतलब का हो या ना हो, इंश्योरेंस एक ऐसी जनरल चीज सबको जानना चाहिए। ये लाइफ में ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस प्रकार के इंश्योरेंस करने चाहिए, किस स्थिति में क्या काम आएंगे, सबका पर्पस अलग अलग है। इंडिया में लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को नहीं है, इस प्रकार की चीजों की समझ नहीं है। ले दे के उनको एलआईसी समझ में आता है, और एलआईसी को वो कहते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट है। अरे भैया वो अलग प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस का ही प्रोडक्ट है, पर वो आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। वो आपको साल का 6% रिटर्न भी नहीं देता, तो इन्वेस्टमेंट क्या है वो, उसका पर्पस अलग है। तो इंश्योरेंस में भी बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, सबके पर्पस अलग अलग। तो क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए वो हम बात कर लेंगे। और यूपीएससी जो इंश्योरेंस पे क्वेश्चन पूछता है, आईआरडीए के बारे में पूछ लेगा, जो मैं पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूं आपको। इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी आईआरडीए, ये क्वेश्चन बनता है। ये तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आ सकता है, एएस ईएस कहीं भी पूछ सकता है। जैसे सेबी कैसे काम करता है, आईआरडीए का क्या काम है, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है आईआरडीए। कोई कंपनी गड़बड़ ना करे, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, क्लेम मिला कि नहीं, आईआरडीए पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक, तो अनसर्टेनिटी वगैरह की स्थिति में इंश्योरेंस आपको एक शील्ड, एक कुशन दे देता है कि थोड़ी सी प्रोटेक्शन आपको यहां सपोर्ट मिल जाती है। इट इज ए स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिजाइन टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क। इंश्योरेंस एक प्रकार का फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसको डिजाइन किया गया है कि रिस्क का जो प्रभाव है उसको थोड़ा कम किया जा सके। जैसे किसानों के लिए फसल बीमा योजना, उनके लिए फायदेमंद चीज है कितनी, उनकी क्रॉप का नुकसान हो रहा था, इंश्योरेंस मिल जाए तो उनका काम बन जाए, उनको हेल्प हो जाए। ठीक, इंश्योरेंस सेक्टर भारत में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, दोनों तरह की कंपनी इसमें इन्वॉल्व हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे एलआईसी, पब्लिक की, उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है ज्यादातर। पब्लिक एंटिटी मतलब जैसे एलआईसी, उसमें गवर्नमेंट का ही शेयर है मेनली, और प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं। ये संविधान में कहां पर आएगा, इंश्योरेंस किसके अंडर आता है, ये 7वें शेड्यूल में, संविधान का 7वां शेड्यूल, जहां पर 3 लिस्ट बनी है। यूनियन लिस्ट, कौन से मुद्दे सेंटर के अंडर आएंगे, स्टेट लिस्ट, कौन से मुद्दे स्टेट के अंडर आएंगे, और कॉन्करेंट लिस्ट, कौन दोनों में आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का 7वां शेड्यूल देखें, उसमें 3 लिस्ट हैं। यूनियन मतलब केंद्र सरकार के अंडर कौन कौन आता है, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इनकम टैक्स, ये सब यूनियन में लिखे हैं। फिर स्टेट लिस्ट, जैसे पुलिस है स्टेट के पास है। और कॉन्करेंट का मतलब जो दोनों जिस पे लॉ बना सकते हैं, जैसे एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, वो कॉन्करेंट का पार्ट है। इंश्योरेंस कहां पर आता है, क्या इंश्योरेंस में कभी आपने ये सुना है कि स्टेट गवर्नमेंट को रूल बनाएगी, स्टेट के दायरे में आता नहीं है, चाहे प्राइवेट कंपनी काम करे चाहे पब्लिक कंपनी काम करे, पर इंश्योरेंस सेक्टर के ओवरऑल जो नॉर्म्स होंगे वो सेंटर से तय होंगे। आईआरडीए एक सेंट्रल एजेंसी, यूनियन की एजेंसी है। आईआरडीए केंद्र के अंतर्गत आती है, ये स्टेट के अंडर नहीं आती। आईआरडीए में यूपी वाला कोई काम नहीं करने जा रहा है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को रूल नहीं बना सकती है। आईआरडीए सेंटर के अंडर आती है, जैसे स्टॉक मार्केट भी सेंटर के अंडर आता है, रेलवेज भी सेंटर के अंडर आता है, बैंकिंग भी सेंटर के अंडर आ रहा है। आरबीआई जो है सेंट्रल की बॉडी है। तो पॉइंट क्या, इंश्योरेंस सेक्टर भारत में किसके अंडर में आएगा, केंद्र सरकार के अंडर में। तो केंद्र सरकार ही अलाउ कर रही है प्राइवेट कंपनी को या सरकारी कंपनी को कि तुम इंश्योरेंस वगैरह बेच सकते हो कि नहीं। और केंद्र सरकार में गवर्नमेंट खुद तो जाएगी नहीं, तो गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक एजेंसी ही बना दी, आईआरडीए। जैसे बैंकिंग सेक्टर को आरबीआई डील कर रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडीए डील करेगा। तो केंद्र, ये सेंटर यूनियन के अंडर ही आता है इंश्योरेंस सेक्टर पूरा का पूरा।
स्टेट का रोल नहीं है इसमें। ये सवाल बन जाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट डील करती है, नो, सेंटर यूनियन के अंडर, जैसे रेलवेज, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, ये सारा सेंटर के अंडर आता है, यूनियन के अंडर आता है। दिस क्लासिफिकेशन ग्रांट्स एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कल को अगर कोई नॉर्म्स बनने हैं इंश्योरेंस सेक्टर या आईआरडीए के अंदर, कुछ बदलाव करने हैं, कोई नया कानून लाना है कि कल को आईआरडीए की बजाय कोई और एजेंसी बनानी है, तो पार्लियामेंट लॉ बनाता है सेंटर के लिए, पूरे इंडिया के लिए। पूरे इंडिया पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल होता है। तो कल को कोई नई एजेंसी बननी है, मान लो एनआरडीए कोई संस्था बननी है कल को, इंश्योरेंस के लिए और बढ़ाना है, एनआईआरडीए के नाम से कोई एजेंसी बनाना है, तो पार्लियामेंट एक्ट पास करेगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट पास करेगा और वो पूरे कंट्री पे लागू होगा। स्टेट इसका रोल नहीं है इसके अंदर। तो इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कहीं कोई बदलाव भी कल को करने होंगे तो सेंटर के द्वारा, यूनियन के द्वारा होते हैं। पिछले कई साल में इंश्योरेंस सेक्टर ने भी भारत में काफी बदलाव देखे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, इतना ज्यादा इंश्योरेंस हो सकते हैं, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो विदेशी कंपनियों ने कहा कि हम भी बिजनेस करने आना चाहते हैं। फॉरेन कंपनीज जो है उन्होंने कहा हम भी बिजनेस करने आना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि विदेशी कंपनी 100% खुद ही यहाँ पे काम नहीं करेगी, उसको इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करके करना पड़ेगा, मतलब ज्वाइंट वेंचर में। भाई बाहर से कंपनी पैसा लगाने को तैयार है, इंडिया में बिजनेस करने आने को तैयार है, यहाँ रोजगार बढ़ेंगे, सरकार को टैक्स मिलेगा, तो एफडीआई थोड़ी रोक देंगे। एफडीआई तो हम लोग बढ़ा रहे हैं काफी और ज्यादा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में विदेशी कंपनियां जो भारत में बिजनेस करने आ रही हैं, फॉरेन विदेशी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदेश से जो निवेश भारत में कंपनियां बिजनेस कर रही हैं, अपने ऑफिस वगैरह सेटअप कर रही हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदेशी कंपनियां जो भारत में बिजनेस कर रही हैं, कोई फैक्ट्री लगा रही है, कोई अपना इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही है, कोई बैंकिंग सेक्टर में आएगी। तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां विदेशी कंपनियों को ज्यादा छूट दी हुई है कि आप चाहे तो यहाँ पे अकेले अपना बिजनेस कर लें। कहीं कहीं सेक्टर सेंसिटिव है कि विदेशी कंपनी आके हमारा मार्केट कब्जा ना कर ले, तो वहां गवर्नमेंट ने कहा कि अकेले आप नहीं करोगे, ज्वाइंट वेंचर में करोगे, इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करके कर सकते हो। कोई कोई सेक्टर और सेंसिटिव है कि मान लो रिटेल सेक्टर में अगर आपने 100% एफडीआई कर दिया तो विदेशी कंपनी, वॉलमार्ट जैसी कंपनी पूरा बिजनेस कब्जा कर लेगा, उनके पास इतना पैसा है, कम पैसे में बेच के भी मार्केट कब्जा कर लेंगे, जो लोकल परचून की दुकान वाले हैं बेचारे मारे जाएंगे। ऑनलाइन बिजनेस ने वैसे ही कबाड़ा कर रखा है लोकल रिटेलर्स का। तो ये सब सोच समझ के एफडीआई की लिमिट निर्धारित की गई है। डिफेंस सेक्टर में अलग है, बैंकिंग में अलग है, इंश्योरेंस में अलग है। तो एफडीआई मतलब विदेशी कंपनी आपके यहाँ जो बिजनेस करेगी, किस सेक्टर में कितना अलाउड है, किस सेक्टर में कितना अलाउड है एफडीआई, उसके हिसाब से एक पूरी लिस्ट बनी हुई है। जीके करंट अफेयर के लेक्चर्स में पहले पढ़ाया भी हुआ है मैंने, किस सेक्टर में कितना अलाउड। तो एफडीआई की लिमिट अलग अलग सेक्टर में अलग अलग है, पर एफडीआई के द्वारा सरकार को फायदा भी मिल रहा है, बाहर से पैसा लग रहा है, विदेशी कंपनी पैसा लगाने को तैयार है, और इंश्योरेंस एक बड़ा सेक्टर है, लाखों करोड़ों लोग इंश्योरेंस मान लो करा रहे हैं, तो फायदे का सेक्टर है। तो एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में कितना अलाउड था? क्या 100% एफडीआई अलाउ है? 100% का मतलब कोई कंपनी भारत में आए और ज्वाइंट वेंचर की भी जरूरत नहीं है, अकेले यहाँ पे कंपनी लगा ले इंश्योरेंस के लिए। क्या 100% एफडीआई इंश्योरेंस में अलाउड है? नो। अभी इसकी लिमिट शुरू में जब आया, स्टार्टिंग में 26% था, 2014 में 49% किया गया था, अभी इसको बढ़ा के 74% है। इसका मतलब क्या हुआ? आप कहते हो सर कंपनी है भारतीय अक्षा, भारतीय इंडियन, अक्षा फ्रेंच, तो अक्षा जो निवेश जो उसका शेयर हो सकता है 74% तक हो सकता है, बाकी 26% कहां से आएगा? लोकल कंपनी से टाई अप करना पड़ेगा। पहले केवल 26% एफडीआई अलाउड था इंश्योरेंस सेक्टर में, 2014 में 49% किया गया और 2021 में बढ़ा के 74% किया गया। तो जो भी कंपनी आप ये देख रहे हैं, आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड, तो दिमाग में आया होगा सर लोम्बार्ड अकेले क्यों नहीं इंश्योरेंस वाला बिजनेस कर लेती? क्योंकि 74% से ज्यादा हिस्सेदारी उसकी नहीं हो सकती, तो उसको इंडियन कंपनी से टाई अप तो करना ही पड़ेगा, ताकि इंडियन कंपनी को भी फायदा हो, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिले और फॉरेन कंपनी को भी एंट्री मिल जाए, उससे टैक्स वैक्स भी मिलेगा, विन विन सिचुएशन हो।
और विदेशी कंपनी की मोनोपोली ना हो जाए हमारे यहाँ। इन सारी चीजों को समझ के तो ज्वाइंट वेंचर में, इंश्योरेंस सेक्टर में ज्वाइंट वेंचर में अलाउड है। कोई भी कंपनी उदाहरण ले लो, जैसे आप कहते हो सर HDFC एर्गो, HDFC इंडियन है, एर्गो विदेशी है, तो एर्गो FDI के थ्रू, FDI में कितना पोर्शन लगा सकता है? HDFC एर्गो के बिजनेस में एर्गो की हिस्सेदारी 74% से ऊपर नहीं हो सकती। पहले 26% तक अलाउड था, फिर 49 किया गया। आज की डेट में इंश्योरेंस सेक्टर में कोई विदेशी कंपनी इसके ऊपर नहीं बढ़ा पाई, 74% है। बाकी 26% शेयर किसका है? HDFC लोकल कंपनी हमारी इंडियन। इंश्योरेंस सेक्टर भारत में 58 डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही हैं। आज के समय में 58 डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही हैं, जिसमें 24 कंपनी लाइफ इंश्योरेंस बेचती हैं। 24 कंपनी ऐसी हैं जो लाइफ इंश्योरेंस सेल करती हैं। बाकी 34 कंपनीज ऐसी हैं जो और अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस, जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस बोले जाते हैं, वो सेल करती हैं। इंश्योरेंस मैंने बताया बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस बेचती हैं। तो 58 डोमेस्टिक कंपनी काम कर रही हैं, जिसमें 24 तो लाइफ इंश्योरेंस में स्पेशलाइज्ड हैं, 34 नॉन लाइफ इंश्योरेंस। LIC जो है ये पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनी, ये क्या लाइफ इंश्योरेंस डील करती है, नाम में ही है लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर की और भी 6 कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की और भी 6 कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा और अलग अलग तरह के इंश्योरेंस कवर करती हैं। लाइफ इंश्योरेंस कवर करने वाली गवर्नमेंट की अकेली कंपनी LIC, और 6 और भी अलग अलग कंपनी है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस कवर करती हैं गवर्नमेंट की। प्राइवेट तो कई सारी हैं, मैंने बताया 58 कंपनी टोटल इंडिया में काम कर रही है इंडियन। 24 लाइफ इंश्योरेंस वाली, 34 नॉन लाइफ इंश्योरेंस वाली। LIC लाइफ इंश्योरेंस में काम करने वाली गवर्नमेंट कंपनी है। अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस में गवर्नमेंट की और भी 6 कंपनी है, इसके अलावा बाकी प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं। तो इंश्योरेंस इकोसिस्टम अलग अलग, इंडिविजुअल इंश्योरेंस भी होते हैं, कंपनी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, सर्वेयर, ब्रोकर, थर्ड पार्टी, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। कई सारे लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, कई प्रकार के लोग इससे जुड़े हुए हैं। टाइप ऑफ इंश्योरेंस, देखो ये समझ आना चाहिए, इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। लोग इसको मिक्स कर देते हैं। पैसा कमा कोई रहा है तो भी उसको पैसे को मैनेज करना नहीं आता। जैसे कोई व्यक्ति की जॉब अगर लगी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को उतना पैसा मिल जाए, कम से कम जो मैं कमा के फैमिली को देता, तो अगर मुझे कुछ हो जाए, इन केस मुझे कुछ होता है, तो फैमिली को वो अमाउंट मिल जाए। इसे कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। टर्म मतलब आपने उतने टाइम के लिए करा लिया और बहुत नॉमिनल प्रीमियम पे करना होता है, ये जीते जी आपको पैसा नहीं मिल रहा है। टर्म इंश्योरेंस इन जनरल मतलब ये होता है कि जीते जी आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, पर अगर किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को ये मिल जाएगा। तो आप कहोगे सर अगर मुझे कुछ हो गया तो, या कुछ नहीं हुआ तो, अरे भाई कुछ नहीं हुआ तो भी ये उतना बड़ा अमाउंट नहीं आपसे ले रहा जितना बड़ा रिस्क कवर कर रहा है। जैसे 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस आपने कराया और एनुअल प्रीमियम मान लो आपको 7,000 रुपए पे करना पड़ रहा है। 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस कवर मिल रहा है और एनुअली 7,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। एनुअली 7,000 प्रीमियम बहुत कम है, तो 1 करोड़ रुपए की सेफ्टी के लिए सिर्फ 7,000 रुपए आपको पे करना पड़ रहा है। तो अगर 24-25 साल की उम्र में किसी की जॉब लगी, शादी हो गई, एक बच्चा हो गया, तो एक तरफ वो जॉब कर रहा है, कई बार उसके दिमाग में आता है कुछ हो गया तो फैमिली को कौन देखेगा, है ना। ये एक बड़ा कॉमन सा फियर और सब पे लागू होता है ये। पर टर्म इंश्योरेंस आज भी इंडिया में बहुत लोगों को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी नहीं है, नाम भी सुना है तो वो अवेयर नहीं है इसके बारे में। ये होना ही चाहिए। मेरा अगर ओपिनियन आप कहोगे, टर्म इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। जितनी कम उम्र में कराएंगे उतना सस्ता पड़ता है, जरूर कराना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का 7,000 में मान लो मिल जा रहा है, पर एक क्वेश्चन आता है सर जीते जी तो ये पैसा मिलेगा नहीं। कि मान लो मैंने 30 साल तक टर्म इंश्योरेंस पे किया, तो भाई 30 साल तक कितना पे किए? 7,000 के हिसाब से 2,10,000 मान लो पे किए, पर अगर उस 30 साल के अंदर अंदर कभी कुछ हो जाता तो फैमिली को तो 1 करोड़ मिल जाते।
चाहे 5वें साल में होता, चाहे 7वें साल में कुछ हो जाता, 1 करोड़ की सपोर्ट फैमिली को मिल जाती। और थंब रूल वैसे माना जाता है कि जो पैकेज है उसका 10 टाइम्स होना चाहिए, पर ये फर्जी की बातें हैं, जो कैपेसिटी हो उतना कराना चाहिए, हालांकि प्रीमियम कम होते हैं इसके। एक रूल बना देते हैं लोग, भाई जो आपका एनुअल पैकेज आ रहा है उसका 10 गुना टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, ये फर्जी की बात है। सबका अपने पॉकेट के अनुसार होना चाहिए, मेरा मानना ये है। मीडियम रहना चाहिए, बुद्ध का जो मार्ग है अच्छा मार्ग है, बहुत ज्यादा लालच बहुत कम उस पर नहीं पड़ना चाहिए, बीच का रास्ता हमेशा बेटर है। बुद्ध जो मध्य मार्गी अप्रोच है वो सही है, कि ठीक ठाक कि भाई मेरी फैमिली को कितनी नीड होगी, इतने समय में अगर कुछ होता है तो अगर मान लीजिए कोई 30 साल में टर्म इंश्योरेंस कराता है और 60 साल तक वो टर्म इंश्योरेंस का पैसा पे कर रहा है, 2,10,10,000 लगे, पर अगर उसके बीच में कुछ हो जाता तो फैमिली को इतना सपोर्ट मिल जाता, क्योंकि उसके दिमाग में क्या रहता है, भाई जब तक मैं जॉब कर रहा हूं 60 साल तक अगर वो पर्सन जॉब करेगा तब तो वो बच्चे की पढ़ाई शादी ब्याह जो जो जिम्मेदारियां खुद ही निपटा लेगा। तो टर्म इंश्योरेंस का पैसा मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, वो जिंदा है, वो बच्चे की शादी पढ़ाई लिखाई सब कुछ कंप्लीट कर लेगा, उसके सामने सामने बच्चा सेटल हो जा रहा है, तो ये उसका रिस्क खत्म हो गया 60 साल की उम्र तक जाते आते। पर अगर अर्ली एज में कुछ हो जाता है, 32 में कुछ हो गया, 35 में कुछ हो गया, सारी जिम्मेदारियां पड़ी हुई हैं, तो 3-4 साल के लिए प्रीमियम तो कुछ भी नहीं दिया, पर टर्म इंश्योरेंस ने प्रोटेक्शन इतना दे दिया। तो टर्म इंश्योरेंस एक प्रकार का प्रोटेक्शन है कि व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को संभालने के लिए इतना पैसा मिल जाएगा, और इतना नॉमिनल अमाउंट है, जीते जी ना मिले इसको करना क्या, नहीं भी मिले कोई दिक्कत नहीं, बहुत नॉमिनल है ये, उतने का तो लोग कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं 2 साल 7 साल भर के अंदर, उड़ा देते हैं लोग इतना पैसा, बहुत नॉमिनल प्रीमियम होता है इस पे, पर प्रोटेक्शन अच्छा मिलता है। तो टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए अच्छी कंपनी से। अच्छी कंपनी कैसे पता होगी, आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक होता है वो चेक करते हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो पता लगता है कंपनी, किस कंपनी ने कितने क्लेम को सेटल किया इतने समय में, किस कंपनी ने कितने क्लेम को सेटल किया, कंपनी की रेटिंग वेटिंग आती है, उसको देख के मालूम चल जाता है कौन सा होना चाहिए। पर टर्म इंश्योरेंस का पर्पस ये है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, सीजीएचएस के फायदे मिल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वगैरह के फायदे मिल रहे हैं, तब तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके मतलब का नहीं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो तो भी ट्रीटमेंट हो जा रहा है, दवाइयां भी फ्री मिल जा रही हैं, तब तो नहीं। पर अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हो और हेल्थ कवर वगैरह कोई अच्छा नहीं मिल रखा, या कंपनी से हेल्थ कवर मिला भी है तो 2-4 लाख का मिला हुआ है। एक तो हो गया टर्म इंश्योरेंस, जो व्यक्ति सोचता है कि अगर मेरे रहते रहते कुछ हो गया और मैंने अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी भी नहीं की तो फैमिली को सपोर्ट कैसे होगा, उसका आंसर है टर्म इंश्योरेंस। दूसरा, अगर रहते रहते ही फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई, मुझे कुछ हो जाए, फैमिली में कोई इमरजेंसी आ जाए, बीमार पड़ जाए, तो इलाज इतना महंगा है, सरकारी अस्पताल की स्थिति आपको मालूम है, कोई भी ठीक ठाक स्थिति में होगा, थोड़ा भी ठीक स्थिति में होगा, सरकारी अस्पताल तो नहीं जाएगा। नहीं तो इवन कैंसर तक का इलाज जो होता है ना, इलाज क्या, बीमारी जब तक पकड़ में आएगी तब तक पर्सन निपट चुका होगा, फैक्ट है ये बिल्कुल क्लियर कट। जितना मर्जी कोई यहां वहां की बातें करते रहे, दिन रात और चीजों में लगे हैं, इस पे सवाल नहीं पूछेंगे हेल्थ के ऊपर। दुनिया भर की योजनाएं चल रही है, पर सरकारी अस्पताल में जाइए जूते घिस जाएंगे, पूरा इलाज नहीं हो पाएगा, हालत खराब हो जाएगी। तो सरकारी अस्पताल सरकारी स्कूल दोनों की स्थिति कैसी है, ठीक ठाक व्यक्ति दोनों बेनिफिट नहीं ले पा रहा। और हेल्थ एक ऐसा फैक्टर, प्राइवेट अस्पतालों पे लगाम नहीं है, वो इलाज में कितना पैसा ले लेते हैं कि लोगों का घर बिक जाता है। एक व्यक्ति बीमार हो गया, सारी सेविंग घर सब खा जाएगा, और इलाज भी सही हो पाएगा नहीं, ठीक भी हो पाएगा नहीं, ये भी गारंटी नहीं है। पर आदमी करे क्या, ऑप्शन नहीं है। इसका जवाब है हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरी बड़ी चीज हेल्थ, कि अगर फैमिली में कोई बड़ी परेशानी आ जाए और आपका सेविंग खत्म ना हो जाए या बहुत बड़ा बर्डन ना आ जाए, तो हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा हम इसको कवर कर सकते हैं। कोई व्यक्ति एडमिट हो गया, अस्पताल ने 10 लाख का बिल बना दिया, अचानक कहां से ले आओगे 10 लाख, और नौकरी करते हुए 3 साल हुआ है, अभी 10 लाख कहां से आ जाएंगे, नॉर्मल 25,000 की जॉब है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कराना मेरी सलाह में ये मैंडेटरी है। तो इंश्योरेंस जो मैं बोल रहा था कि ये टॉपिक एग्जाम के हिसाब से उसमें आ सकता है, उसमें नहीं आ सकता, पर समझने के लिए हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ये समझने के लिए जो मैं बता रहा हूं, हर व्यक्ति के लिए मैंडेटरी है इंश्योरेंस को समझना। टर्म इंश्योरेंस के बाद हेल्थ इंश्योरेंस सबका होना ही चाहिए, नहीं तो लोगों की आंख खुलती है जब कोई बीमार पड़ जाता है, 2-4 लाख का जब फटका लगता है, तब अकल आती है कि भैया ये तो बहुत ज्यादा पैसा चला गया। और हेल्थ इंश्योरेंस कराए होते तो साल का प्रीमियम कितना दे रहे होते,
नॉमिनल प्रीमियम पे करके, ठीक थोड़ा ही प्रीमियम पे करके आप 10-20 लाख की सिक्योरिटी ले लेते। जैसे कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, प्रीमियम कम पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपने कराया, कम उम्र में कराया, प्रीमियम लगभग साल का आप 20 से 22 हजार पे करोगे। 20 लाख का इंश्योरेंस साल का लगभग 20-22 हजार रुपए पे हो रहा है। और साल भर, 2 साल, 3 साल आप इंश्योरेंस का क्लेम नहीं लेते जब तक, तो आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, इसमें बोनस ऐड होता जाता है, वैल्यू और बढ़ जाती है। प्राइवेट अस्पताल में, अच्छे अच्छे अस्पतालों में बढ़िया रूम भी मिल जाएगा, फैसिलिटीज भी कवर हो जाएंगी, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इलाज, सब कवर हो जाएगा। आप साल का 20-22 हजार पे कर रहे हो, पर बीमारी होने की स्थिति में 20 लाख तक का इलाज परिवार को मिल जाएगा। और ज्यादा कराना है आप और ज्यादा, अगर आप और रिस्क कवर करना और कर लो। किसी का पैकेज 50 लाख का पैकेज है तो वो अपना हेल्थ कवर और बढ़ा ले, बीवी बच्चा और हस्बैंड कवर हो जाए और अच्छा कवरेज हो जाएगा। पर मेंटली ये रिस्क खत्म हो जाएगा कि अगर फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, अचानक 10-20 लाख की जरूरत पड़ गई, तो मैं कहां से लाऊंगा, तो ये फियर यहां से एडजस्ट हो जाएगा। जब भी कोई चीज हम लें तो पहला क्वेश्चन होना चाहिए वाई, क्यों, पर्पस क्या है। कोई आपके पास आए, मामा है, चाचा, जब तुम्हारी नौकरी लगेगी ना, सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा तुम्हारे रिलेशन में जो एलआईसी कर रहे होंगे, जो तुम्हारे जानकार में एलआईसी करने वाले होंगे, भले कभी ना पूछे हो तुमको, जब तुम्हारी नौकरी लगेगी सबसे पहले एलआईसी करा लो। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता जब तक डेवलप होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना, पहले एलआईसी में फंसा देंगे। एलआईसी में क्या, अब एक बार भर दिया, 20 साल भरो, 15 साल भरो, 2-4 साल बाद तुमको जब समझ आएगा कि एलआईसी में मुझे मिल ही क्या रहा है, साल का 6% भी नहीं मिल रहा, उतना म्यूचुअल फंड से निकाल लेता मैं। और एलआईसी को आप इन्वेस्टमेंट मान रहे हो, और जब 2-4-5 साल भर दिए, अब कहते हो सर अगर पैसा निकालूंगा तो नुकसान हो जाएगा, प्री मैच्योर विड्रॉल, तो अब इतना भर दिया तो भर ही देता हूं। 99% लोग जो एलआईसी किए होंगे उनसे जब पूछोगे, एक ही जवाब आएगा, अरे यार इतने साल चला लिया हूं, अब चला ही लेता हूं। तो मजबूरी में क्यों चला रहे हो, तुम्हारा ही पैसा, इतनी क्या मजबूरी थी कि चला ही लेता हूं, क्या और कोई इन्वेस्टमेंट टूल नहीं था। और एलआईसी इन्वेस्टमेंट है भी नहीं, ट्रैप है। पर क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज फाइनेंस के बारे में हमें सिखाते नहीं, तो हम मैक्सिमम कमाते हैं, कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते जाते हैं और पैसा गलत जगह लगा देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगह तो फ्रॉड ही चल रहा है। जमीन खरीद रहे हो, 90% फ्रॉड घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं फंसा देंगे। इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, गलत इन्वेस्टमेंट करा देंगे, 2-4 साल पैसा लग गया, अब लगा ही देता हूं, और इतनी मीठी बढ़िया बातें करेंगे कि बस इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। रिश्ते की दुहाई दे देंगे, अरे तुम भांजे हो, भतीजे हो, ये कर लो, ये बहुत अच्छा है, मामा है, चाचा है, बिल्कुल नहीं, बिग नो। हर हर इस प्रोडक्ट की जरूरत अलग अलग। एलआईसी किसको करना चाहिए वो एक अलग क्लास है, पर आपको हेल्थ को कवर करना है और आप कह रहे हो मैं एलआईसी करने जा रहा हूं। आपको टर्म को कवर करना है और आप कह रहे हो मैं एलआईसी का नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूं। एलआईसी के भी टर्म प्लान आते हैं, टर्म प्लान एलआईसी के भी आते हैं, पर वो प्राइवेट कंपनी के मुकाबले महंगा पड़ता है, प्रीमियम भी तो कंपेयर करेंगे। ठीक, तो मैं जितने पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, अब इसमें कोई मीन में जबरदस्ती मत खोजने कोशिश करना कि सर टर्म प्लान तो एलआईसी से भी हो जाएगा। हाँ होता है, प्रीमियम प्राइवेट की तुलना में महंगा पड़ता है। एलआईसी इन जनरल जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए जानी जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक, क्योंकि जनता, काफी लोग अनअवेयर हैं, इसलिए कुछ पॉइंट्स में थोड़े इलाबरेट करके बता रहा हूं। तो प्राइवेट कंपनी में जो व्यक्ति जॉब कर रहा है ठीक ठाक, खासकर आईटी में है या नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर कोई और कंपनी, जो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस जरूरी है फैमिली को सपोर्ट के लिए, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। गूगल जैसी कंपनी में काम कर रहा हो, बहुत बढ़िया हेल्थ कवरेज है तो नहीं जरूरत है, पर ज्यादातर कंपनी, बहुत बड़ा क्राउड एक ऐसी कंपनीज में काम कर रहा है खाली 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है, और वो भी कंपनी चेंज कर दो तो खत्म हो जा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है मतलब। तो स्टेबल हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। कई बार लोग इसका प्रीमियम मिस कर देते हैं, 1 साल चलाया बंद कर दिया, ये बंद होना नहीं चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी टूल है, बहुत जरूरी। दिन में तारे दिख जाएंगे, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया घर में और 5 लाख का बिल आ गया, तो ठीक ठाक कमाने वालों को भी हालत खराब हो जाएगी अगर 5 लाख का बिल आ गया। और ठीक नॉर्मल अस्पताल भी आजकल 5-7 लाख का बिल बनाने में देर नहीं लगाते, तब उसकी यूटिलिटी समझ में आती है। कम उम्र में, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होता लोग सीखते नहीं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, जो मेरे अपने अनुभव है मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और बहुत कम एज में करेंगे प्रीमियम कम आता है। तो जॉब जब लगे तो एप्पल का फोन खरीदना, नाइक का जूता खरीदना, उससे अच्छा है देख लें कि आपकी जॉब आपको क्या कवरेज दे रही है।
अच्छा टर्म प्लान, अच्छा हेल्थ कवरेज जरूरी है। आईफोन बाद में भी ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ कवरेज जरूरी है। आईफोन बेच के इलाज नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, हम टाइप्स की बात कर रहे थे। ये वाला सेशन देखो इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस के लिए है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा। कोई डाउट वगैरह पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल जो आप जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस, दिस इंश्योरेंस इंश्योर द फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ द पॉलिसी होल्डर फैमिली in the event of their passing, providing monetary support to dependent। तो बाजार में हर तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, डिपेंड करेगा आपको क्या खरीदना है। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी सेफ्टी चाहते हैं, बहुत कम रिटर्न मिले तो भी आप खुश हैं, डिपेंड करेगा चाहिए क्या। तो इन जनरल जो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं उनमें क्या है, जैसे LIC आपने ले लिया, LIC कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप सोचो मैं म्यूचुअल फंड जितना पैसा यहां से कमा लूंगा, नहीं, ये इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है कि 2 लाख का आपने कोई पॉलिसी ले लिया, जीवन आनंद, जीवन सुरभि, कोई पॉलिसी फॉर एग्जांपल दुनिया भर की है, कोई पॉलिसी आपने ले लिया, उस पॉलिसी का एनुअली आप प्रीमियम पे कर रहे हो। तो मान लो 20 साल के लिए आपने ये पॉलिसी ली थी, 20 साल पूरे होने पर आपका ये जो इंश्योरेंस जो आपने लिया उसमें बोनस ऐड करके आपको मान लो एक अमाउंट आपको मिल जाएगा, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो मिलेगा, ठीक। तो उतने साल तक आपका बोनस ऐड करके मैच्योरिटी पे आपको ये पैसा उतना मिल जाएगा, पर उतने साल के लिए ये लॉक हो जाता है। अगर आप पहले निकालोगे भी तो काट कूट के नुकसान में पैसा निकलेगा, बेनिफिट नहीं हो पाता, तो लोग मजबूरी में खींचते हैं। LIC का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये। और आपको पैसे की जरूरत कब पड़ जाएगी, आपका अपना पैसा 20 साल बाद मिलेगा, तो आप इंतजार करोगे क्या। कोई भी इमरजेंसी बीच में आ जाए, इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कभी जरूरत पड़े तो आप निकाल पाए कम नुकसान पर। म्यूचुअल फंड वगैरह से कभी भी आप पैसा निकाल लो, शेयर मार्केट से पैसा कभी भी निकाल लो, कहोगे सर वहां रिस्क भी ज्यादा है। अरे भाई तो यहाँ पे काट कूट के मिल रहा है, यहाँ भी तो रिस्क है। उसके अलावा और भी तरीके के इन्वेस्टमेंट टूल होते हैं जहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। FD में मान लो ज्यादा टैक्स वैक्स नहीं पड़ता, FD में थोड़ा बहुत रख लो। पैसा हमेशा डाइवर्सिफाइड लगना चाहिए, डाइवर्सिफाइड, थोड़ा FD में डाल दिया, थोड़ा म्यूचुअल फंड में, तो कहीं ना कहीं से पैसा विड्रॉ कर लोगे, थोड़ा बहुत गोल्ड में, दुनिया भर के टूल हैं। LIC इन्वेस्टमेंट नहीं है, इमरजेंसी पड़ जाएगी, लड़की की शादी पड़ गई तो 20 साल बाद इंतजार करेंगे कोई। अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछना कि LIC में पैसा लगाए थे, जब वो पैसा मिला था क्या उस समय बहुत अर्जेंट था, कहेंगे नहीं यार, कब कब जरूरत पड़ी, मैं LIC बीच में तोड़ दिया था, नुकसान हो गया था। 99% लोग LIC जो किए होंगे यही अनुभव बताएंगे कि ज्यादा कुछ मिला नहीं था, पर क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, फंस गए ट्रैप में। म्यूचुअल फंड वगैरह एक से एक टूल है जहां से पैसा बन भी सकता है और टाइमली कभी भी विड्रॉ भी कर सकते। इमरजेंसी पड़ जाए तो आप जब मर्जी निकाल लो, कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही हो जाएगा 10 मिनट में, 10 मिनट भी ज्यादा, 5 ही मिनट में हो जाएगा। तो 20 साल फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, मेरा कहने का मतलब है। पैसे की जरूरत कब पड़ जाएगी आपको पहले से नहीं पता। तो पहला तो मुझे सबसे खराब इसका फीचर लगता है जो लॉक इन हो जाता है पैसा, और आप निकालने जाओगे तो नुकसान हो रहा है, अपना ही पैसा निकालने में आपको दिक्कत हो रही है, ठीक। और इतने लंबे टर्म 20 साल, 25 साल, 30 साल, अरे यार पागल बना रहे हो, इतनी लंबी गारंटी कौन दे पाएगा, वो भी आज के समय में जहां इतनी अनसर्टेनिटी। तो लाइफ इंश्योरेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसका फायदे देखो क्या, नुकसान क्या। नुकसान तो मैंने बताया आपको, यही इन्वेस्टमेंट टूल तो बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टमेंट जब आप सोचें कि मेरा पैसा बढ़कर मुझे मिले, मुनाफा मिले, LIC उसके लिए नहीं है। ये कोई इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, ये आपको मुनाफा देने वाला टूल नहीं है। नॉर्मल म्यूचुअल फंड भी 3-4 साल 5 साल के लिए करेंगे तो एनुअली 12% के हिसाब से रिटर्न देता है, ये जो मार्केट ट्रेंड चलता है। ये आपको 6% मिलना मुश्किल, 6% के लगभग रहता है इसका। तो LIC 2 लाख की आप कर रहे हैं 20 साल के लिए, हर साल 15,000, 20,000, 12,000 कुछ प्रीमियम पे कर रहे हैं, उतने साल के लिए पैसा ब्लॉक। पहले निकालेंगे, निकाल सकते हैं, पर पेनल्टी वगैरह लगती है पहले निकालने में। एक पॉइंट क्या है इसमें, किसी ने LIC किया और 3-4-5 साल बाद ही उस व्यक्ति को कुछ हो गया, आगे प्रीमियम पे नहीं कर रहे, फैमिली को भुगतान हो जा रहा है। टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि इतने साल में व्यक्ति को कुछ हो जा रहा है तो प्रीमियम पे नहीं करना पड़ रहा, मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा उसकी फैमिली को मिल जाएगा। ये एक फीचर लोगों को अच्छा लगता था। गांव घर में, ज्यादातर रूरल एरिया में लोग LIC करते हैं आज की डेट में, जहां फाइनेंशियल लिटरेसी और कम है।
आप देखोगे LIC ज्यादा फलता फूलता है गाँव में। LIC वाले आपका खुद का पैसा लेके शेयर मार्केट में लगाते हैं, वो खुद कमा रहे हैं 12% 15%, और आप चिंता कर रहे हो यहाँ बैठ के कुछ हो गया तो फैमिली को मिल जाएगा। ये सारा पैसा LIC खुद जाके मार्केट में लगाता है। तो क्या जनता को समझ नहीं कि वो पैसा डायरेक्ट मार्केट में लगाएं? जनता कहेगी सर हमें तो मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है, म्यूचुअल फंड में लगा दो, जो फंड मैनेजर है वो तुम्हारे बिहाफ पे काम करेंगे, कुछ कमीशन लेंगे, तुम्हें जानकारी नहीं, कुछ कमीशन लेंगे और वो तुम्हें फिर कमा के देंगे वहां से। इससे तो बेटर रहेगा वो भी। गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं, गोल्ड बॉन्ड थोड़ा बहुत लगा सकते थे। अब कहेंगे गोल्ड तो बड़ा महंगा आता है, भाई गोल्ड बॉन्ड कम क्वांटिटी भी ले सकते हो, ठीक। तो इसमें यह रहता है कि व्यक्ति को कुछ हो गया तो प्रीमियम आगे पे नहीं करना, पैसे का भुगतान परिवार को हो जाएगा, प्रीमियम नहीं पे करना होगा, पैसा मिल जाएगा। ये एक फीचर इसका होता था जिस वजह से लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। आज के समय में LIC कम ही लोग करा रहे हैं जो फाइनेंशियली अवेयर नहीं है, मेरा मानना ये है। और मुझे सेंस समझ नहीं आता कि क्यों उसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल ही जीरो आइडिया किसी चीज के बारे में LIC कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पे कर दूंगा, कुछ हो जाएगा तो फैमिली को मिलेगा, कुछ केसेस में काम कर जाएगा, पर मोटे तौर पर मुझे नहीं समझ आता। अगर किसी व्यक्ति के पास टर्म इंश्योरेंस है तो मुझे कुछ होने की स्थिति में फैमिली कवर होगी, ये पर्पस फुलफिल। हेल्थ का कोई बर्डन पड़ गया फैमिली में किसी पर, हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पास है, वो भी जिम्मेदारी पूरी, वो भी टेंशन दूर। तीसरा, इन्वेस्टमेंट, मेरा पैसा बढ़ेगा कैसे? शेयर मार्केट, गोल्ड, प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट की बात अगर आए, शेयर मार्केट में आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी पैसा लगा सकते हो, जहां कंपनी पैसे को मैनेज कर रही है, या डायरेक्ट स्टॉक्स, सीधा शेयर, अगर नॉलेज है तो सीधा खरीद बेच सकते हो। सीधा खरीदने बेचने में पैनी स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, जो अच्छी कंपनी आपको लगे 50 साल बाद भी इंडिया से कहीं नहीं जाने वाली, अगर नहीं समझ है तो उसमें लगा दो। 50 साल में इंडिया ग्रो कर रहा है, करेगा कुछ, वो आपकी कंपनी बढ़ेगी, आपका पैसा बढ़ेगा। कुछ नहीं समझ आए, इंडिया की टॉप 5 कंपनी ढूंढ लो जो आपको लगे ये 50 साल तक कहीं नहीं जाने वाली, लालच मत करो, ठीक ठाक रिटर्न आपको वहां से ही मिल जाएगा, LIC से ज्यादा ही मिलेगा। और जब मर्जी विड्रॉ कर लो, शेयर अभी बेचना, अभी मतलब कल बेचना, कल बेच दो, निकाल लो पैसा। 9:15 3:30 मार्केट चलती है, वर्किंग डे में पैसा निकाल लो जब मर्जी, ठीक है। तो शेयर खरीदना बेचना ये आपके हाथ में, पैसा तुरंत आपके पास अवेलेबल रहता है। अब तो सेटलमेंट का जो दिन है कि पहले 2-3 दिन बाद पैसा आता था, अब तो सेटलमेंट भी जल्दी हो जाती है। तो शेयर मार्केट यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर यहां पर वही पैसा लगाएं जिसकी आपको इमीडिएट नीड ना हो। ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा लगाए कल शेयर मार्केट से विड्रॉ कर ले, उसका मार्केट नीचे हो जाए। यहां अगर आपको होराइजन, सिर्फ शेयर मार्केट में उतना ही पैसा लगाना चाहिए जिस पैसे की आपको 2-4 साल जरूरत इमीडिएटली ना पड़ने वाली हो। आपको लग रहा है कि 2-4 साल तक मुझे कोई अर्जेंट नहीं है, और जहां 15 से 20% रिटर्न दिखता हो, कुछ कुछ प्रॉफिट बुक करते जाए। ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, यूट्यूब वीडियो के चक्कर में मत पड़ा करें। जो मैंने कल समझाया था शेयर मार्केट का, थोड़ा सा मैं यहां बता रहा हूं। 15-20% मुनाफा दिख रहा है, उसको बेच के निकाल लें, फिर मार्केट डाउन आए फिर पैसा लगा दें। हालांकि ये कैलकुलेशन भी हर बार सही नहीं पड़ेगी, कभी कभी मार्केट गिरने पे पैसे डालोगे मार्केट और गिर जाएगी, पर इसीलिए समय समय पे प्रॉफिट निकालना जरूरी है, ताकि अपना पैसा लगाते ना चले जाएं, कुछ कुछ पैसा निकालें और उस प्रॉफिट जो आए उस प्रॉफिट को भी खेलते रहें। शेयर मार्केट का गेम अलग चलता है। और अगर टाइम नहीं दे सकते, मार्केट ट्रैक नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं समय है आपके पास, तो म्यूचुअल फंड कि स्टॉक कब खरीदना है कब बेचना है आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, स्टॉक की वैल्यू बढ़ती जा रही है, आप लालच कर रहे हो, बेच ही नहीं पा रहे हो, अचानक एक दिन गिर गया 20%, हालत खराब हो गई। तो नहीं समझ है, नहीं टाइम दे सकते, तो म्यूचुअल फंड। कई बार लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं, खरीद लेंगे और टाइम दे ही नहीं पा रहे, तो ये अपने आप में एक फुल टाइम काम है, समय देना पड़ता है इसके अंदर, और नहीं समय दे सकते, म्यूचुअल फंड दूसरा ऑप्शन हो सकता है। दूसरे नंबर पे फिर आता है गोल्ड, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड के बॉन्ड्स भी आते हैं, पेपर गोल्ड भी आता है, पेपर बॉन्ड्स आते हैं, उसके द्वारा भी गोल्ड ETF भी आते हैं, इसको आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी, पर प्रॉपर्टी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी 10,000 5,000 से तो होगा नहीं, बड़ा इन्वेस्टमेंट है। किसी के पास ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए तो प्रॉपर्टी में डील कर सकता है, ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए तो वो प्रॉपर्टी में डील कर सकता है। पॉइंट समझ आ रहा है भाई? नहीं, ETF भी समय समय पे अवेलेबल रहते हैं,
उसके द्वारा भी पैसा कमा सकते हैं। तो ये सब कुछ टूल्स हैं। उसके अलावा रेंटल प्रॉपर्टी आप बना सकते हो चाहो तो। प्रॉपर्टी भी खरीदने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सारे कागज वागज चेक होने चाहिए, किसी लॉयर से कंसल्ट करना चाहिए। पेरेंट्स से पूछोगे, बताएंगे कि यार हमने तो प्रॉपर्टी ली थी, फंस गए थे, डीलर गड़बड़ था, चोर निकल गया, प्रॉपर्टी के कागज फ्रॉड बना दिए। प्रॉपर्टी में स्कैम बहुत है, प्रॉपर्टी में स्कैम बहुत है। लॉयर से कंसल्ट किए बिना इसको डील नहीं करना चाहिए। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो चाहे रेडी प्रोजेक्ट हो, पैसा इतना इन्वॉल्व है तो करप्शन भी खूब है और स्कैम भी खूब है। बैंक, प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर सब मिलकर स्कैम कर रहे हैं आजकल। बैंक और बिल्डर मिलकर स्कैम कर रहे हैं, आए दिन न्यूज आती है, कस्टमर फंस जाता है, फिर इंतजार करता रहता है मकान के लिए। तो प्रॉपर्टी बहुत सोच समझ करने वाला निवेश है, फंसने के चांस बहुत होते हैं इसमें, और रेंटल इनकम हो सकता है। तो ये सब कुछ टूल हैं, ये इन्वेस्टमेंट वाले हैं, इनको इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ठीक, सही एजुकेशन स्कूल कॉलेज को ये देनी चाहिए जो देते नहीं। पैसा कमाना और पैसा कमाना और पैसे को मैनेज करना दोनों अलग बातें हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या हो गया, बता दिया मैंने। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, आपका कोई फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, इंडस्ट्री है, प्रॉपर्टी को भी आप इंश्योर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी हो जाता है। प्रॉपर्टी को आप सिक्योर करना चाहें कि कल को कोई प्रॉपर्टी, आप बिल्डिंग में कुछ हो जाए, नुकसान हो जाए, कोई लॉस हो जाए, तो कवर हो सके, इंश्योरेंस से पैसा कवर हो जाए। मैरीन इंश्योरेंस भी होते हैं। कई सारे शिप जो हैं वो सामान को लाते ले जाते हैं, उनका भी इंश्योरेंस होता है। अगर कोई तूफान आ गया, नुकसान हो गया, कोई डैमेज हो गया वेसल को, तो इंश्योरेंस के द्वारा उसकी भरपाई की जा सके। शिप वगैरह के द्वारा कंपनियां इतना सामान भेजती हैं, उसका भी इंश्योरेंस करा लिया जाता है कि अगर कोई नुकसान होता है वेसल को, मतलब शिप वगैरह को कोई डैमेज होता है, सामान का नुकसान हो जाता है, तो कैसे कंपनसेशन मिलेगा, उसके भी इंश्योरेंस होते हैं। आग लगने की घटना के कारण अगर कोई नुकसान होता है सामान का या प्रॉपर्टी का, गोदाम है, आग लग गई, 2 करोड़ का माल नुकसान हो गया, उसका आप पहले इंश्योरेंस करा लेते। तो प्रॉपर्टी का या माल का भी इंश्योरेंस कराया जाता है। गोदाम, फैक्ट्री, इनका भी इंश्योरेंस कराया जाता है कि कोई सामान वामान आग लगने की घटना से अगर डैमेज हो जाए, इंश्योरेंस में कवर हो जाए। कुछ होते हैं लायबिलिटी इंश्योरेंस। अगर कोई नेग्लिजेंस के कारण, कोई लापरवाही के कारण, या कोई इंजुरी या कोई मिसकंडक्ट, अगर कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी बनती है एम्प्लॉय को पे करने की, कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी बनती है एम्प्लॉय को पे करने की, इस तरह के भी इंश्योरेंस कंपनी करा सकती है, जो कंपनी को शील्ड देते हैं, फाइनेंशियल नुकसान से बचाते हैं। नहीं तो कंपनी को भरपाई करनी पड़ जाएगी। अगर किसी प्रकार की कोई इंजुरी वगैरह हो जाती है तो कंपनी वाले क्या करते हैं, कंपनी वाले एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कवर कर देते हैं। इस तरह की चीजों को कंपनी खुद ही इंश्योरेंस में कवर कर देती है एम्प्लॉय को, कि कल को कोई घटना हो जाए तो मुझे ना पे करना पड़े, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अगर कल को कोई दुर्घटना हो जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर लेगी। गारंटी इंश्योरेंस, एडवांस पेमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट आउटलाइन इन अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के समय किया जाता है, जो दोनों पार्टी को सिक्योरिटी पे करेगा। गारंटी इंश्योरेंस कि मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप तोड़ते हो मुझे नुकसान होगा, या मेरे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से आपको नुकसान होगा, तो जो नुकसान है क्या उसके लिए कोई इंश्योरेंस हो सकता है, इसे गारंटी इंश्योरेंस कहते हैं। दोनों पार्टी सुरक्षित रहते हैं इससे। दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वगैरह अगर है, तो गारंटी इंश्योरेंस होता है जो दोनों को नुकसान से बचाए। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस मैंने बता ही दिया। हेल्थ, मेडिकल कोई इश्यू है, उस केस में आपके खर्च को कवर करेगा। मेडिकल अगर कोई इश्यू है, बीमार हो गए, इंजुरी हो गई, उस केस में हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा, फाइनेंशियल बर्डन को कम करेगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये दो एक्ट हैं, एक है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, और एक है मिनिमम वेजेस एक्ट। ईपीएफओ के लिए दोनों काम के हैं, ये ईपीएफओ के लिए दोनों काम के हैं। लेबर लॉज वगैरह जो पढ़ते हो आप, ये दोनों काम के हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और एक है मिनिमम वेजेस एक्ट। पहले वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दें। अब पूरा
पूरा एक्ट अगर देखोगे उसमें बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं, किस सेक्शन में क्या लिखा है, तो सारे सेक्शन वगैरह याद करना बहुत मुश्किल काम है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट थे, फैक्ट्री एक्ट वगैरह में मैंने बताए थे कौन से चैप्टर में लिखा है, सेक्शन क्या है, सारे एक्ट में सेक्शन याद कर नहीं पाओगे। पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का एक ओवरव्यू, ये कहता क्या है, ये थोड़ी बहुत बातें याद रख सकते हैं। इट फॉल्स अपॉन एम्प्लॉयर, नाम में लिखा हुआ है, जो वर्कर काम कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन अगर हो जाती है तो उनको नुकसान की भरपाई कैसे होगी, उसके लिए कानून है। वर्कर जो काम कर रहे हैं उनके नुकसान की भरपाई कैसे होगी, उसके लिए कोई डेथ हो जा रही है, कोई इंजुरी हो जा रही है, पार्शियली डिसेबल हो जा रहा है, फुली डिसेबल हो जा रहा है, उस स्थिति में कैसे सहायता हो पाएगी। तो एम्प्लॉयर के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वर्कफोर्स जो उसके लिए काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई, कोई स्थिति खराब होने पर, कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होने पर, जिसमें व्यक्ति डिसेबल, दिव्यांग हो जा रहा है या डेथ हो जा रही है, तो प्रॉपर फाइनेंशियल कंपनसेशन उसको मिले। फैक्ट्री इंडस्ट्री में आए दिन घटनाएं घटती हैं, और क्योंकि लेबर को अवेयर नहीं है अपने अधिकारों के बारे में, उसको पता नहीं है, तो कई बार आया गया हो जाती है बात और उसको बेनिफिट मिल नहीं पाता, या थोड़ा बहुत बेनिफिट देके किनारे कर देते हैं, जितने के लिए वो एलिजिबल था उतना नहीं देते क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं। पर लॉज बने हुए हैं और समय समय पे लॉज को और स्ट्रेंथन भी किया गया है। द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। अब देखो, फैक्ट्री एक्ट वगैरह जैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है और एग्जाम में भी आ जाते हैं, कई सारे एग्जाम है जिनमें क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यूपीएससी भी अलग एग्जाम में एक्ट पे क्वेश्चन बना देता है। तो इट फॉल्स अपॉन एम्प्लॉयर टू इंश्योर दैट जो वर्कफोर्स आपके लिए काम कर रही है, कोई अनफॉर्चुनेट स्थिति में उनको कंपनसेशन मिल सके। टू इंश्योर प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ दिस फैसिलिटी, पहले कुछ कानून बनाए गए थे अंग्रेजों के समय में। 1884 में एक लॉ बना था कंपनसेशन एक्ट, 1885 में एक लॉ बना था फेटल एक्ट। समय के साथ ये कानून उतने इफेक्टिव रहे नहीं, इसीलिए आगे जाके वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 अंग्रेजों के टाइम पर यह भी पास हुआ था। शुरू में कंपनसेशन एक्ट, फेटल एक्ट बने थे, समय के साथ उतने इफेक्टिव रहे नहीं, तो एक कंप्रहेंसिव लॉ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 पास किया गया था, जिसका उद्देश्य था एम्प्लॉइज को फाइनेंशियल कंपनसेशन मिले अगर उनको अपने काम करने के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब वो फैक्ट्री इंडस्ट्री में कुछ काम कर रहे हैं और अपने काम के दौरान जो भी वर्क वो कर रहे हैं, अपने काम के दौरान अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो फाइनेंशियल कंपनसेशन उनको मिले। अगर अपने काम के दौरान किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको कंपनसेशन मिले। ऑल एम्प्लॉइज फुल टाइम वर्क कर रहे हो या पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो या टेम्परेरी हो या कैजुअल हो, ये लायबल हैं कि उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और कंपनसेशन दिया जाए इस कानून के अंतर्गत। क्लियर है? तो कोई इंजुरी या कोई व्यक्ति पार्शियली डिसेबल हो गया या डेथ हो गई काम करने के दौरान, तो वो इसमें कवर होता है। फ्रंट लाइन वर्कर फॉलोइंग इंडस्ट्रीज में इस कानून में कवर्ड हैं। किस प्रकार के वर्कर कवर्ड हैं वो मैं लिख दिए हैं। नॉन परमानेंट एम्प्लॉय रेलवे के, कैप्टन और क्रू मेंबर एयरक्राफ्ट के, लेबर जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में शेड्यूल 2 लिखा हुआ है, शेड्यूल 2 में विदेशों में जिस तरह के लेबर काम कर रहे हैं वो कवर्ड हैं। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन साइट, माइनिंग, डॉक, फैक्ट्री, इन सब जगह जो काम कर रहे हैं, ये एक्ट में शेड्यूल 2 जब देखोगे उसमें लिस्ट लिखी है किस किस तरह के वर्कर इसमें कवर होंगे। इस कानून के शेड्यूल 2 को देखेंगे, वहां लिखा हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 का शेड्यूल 2 पढ़ेंगे, किस किस तरह के वर्कर कवर होंगे उसमें मेंशन्ड है। फिर ड्राइवर, मैकेनिक, हेल्पर, ये सब इसमें कवर्ड है। तो किन किन पर ये अप्लाई होता है? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, कोई कंपनी या कोई स्टेब्लिशमेंट जो इन सेक्टर में काम कर रहा है, जिसके पास भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, उस पर यह कानून लागू होगा। कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री या कोई स्टैब्लिशमेंट 10+ एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं, किस तरह का काम, पीछे जो हमने बताया लिस्ट, पीछे जो अलग अलग काम बताए हैं, 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय अगर कोई कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री कहीं काम कर रहे हैं
तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के नियम उस पर लागू होंगे, उस पर लागू होंगे। कंपनसेशन का अमाउंट वगैरह क्या होगा, सेक्शन 4, केवल मैंने जो मतलब के सेक्शन है बस वही लिखे हैं, सेक्शन 2, सेक्शन 4, सारे सेक्शन की जरूरत नहीं है। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो होगा वो किस तरह तय होगा, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैसे तय होगी, टेम्पररी अगर डिसेबल हो गया है तो फाइनेंशियल कंपनसेशन 25% मिलेगा, कितने का, कंसर्न्ड एम्प्लॉय मंथली वेजेस, जो एम्प्लॉय का मंथली वेजेस है 25% अगर टेम्पररी कुछ हुआ है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो गई है कि अब वो आगे कामकाज करने की स्थिति में नहीं है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो गई है कि अब वो कामकाज नहीं कर पा रहा, तब उसका अधिकार है उस इंडिविजुअल को 60% ऑफ हिज मंथली वेज या 1,20,000 विच एवर इज हायर। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी अगर हो गई है तब फिर इसमें पार्ट 2 शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है क्या कवरेज होगा। डेथ की स्थिति में 50% ऑफ द डिजीज मंथली वेजेस और 1,20,000 विच एवर इज हायर। Individual who are liable to receive compensation under the ESIC, ESIC के अंतर्गत जिनको बेनिफिट मिलता है वो इसमें कवर नहीं होंगे। फिर वो इंडिविजुअल जो लायबल है कंपनसेशन पाने के एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत, ESIC के अंतर्गत, वो इसमें कवर फिर नहीं होंगे। अब एक क्वेश्चन आपका ESIC, EPFO वाले जो हैं, ESIC क्या होता है, ये जरा टॉपिक गूगल से निकाल के इसको रीड कर लेना। ESIC मैंने इसमें लिखा नहीं है पीडीएफ में, ESIC मैंने पीडीएफ में लिखा नहीं है, अभी मुझे ध्यान आ रहा है, ये बहुत टाइम पेपर को है नहीं, तो ESIC अभी नजर पड़ रही है, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो ESIC क्या है, कब बनी, कैसे काम करती है, हेल्थ बेनिफिट वगैरह भी ESIC के, अस्पताल भी होते हैं, लिवर वगैरह जो है ESIC से रजिस्ट्रेशन होता है, उनके अस्पताल भी होते हैं जहां से उनको हेल्थ बेनिफिट मिल जाते हैं। तो ESIC के बारे में मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूं, EPFO के लिए देखना है तो 4 लाइन पढ़ लो, कब बना, क्या बैकग्राउंड है। अब ये तो समझ चुके हो टॉपिक में पढ़ना क्या होता है, इतने सारे मैंने बता दिए हैं, टॉपिक में पढ़ना क्या है वो आप समझ सकते हैं। ESIC रीड कर लेना, पीडीएफ में मैंने नहीं दिया है, बिल्कुल स्पून फीडिंग पे डिपेंड ना रहे, गूगल से इसको एक बार निकाल के देख लेना। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में हाल फिलहाल में अपडेट भी किए गए हैं। सन 2002 में इसका नाम चेंज करके एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट कर दिया गया। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने अमाउंट भी रेस कर दिया है, कंपनसेशन अमाउंट जो मिलना चाहिए उसकी बढ़ोतरी की गई है। और कुछ फीचर्स के बारे में, अगर कोई एक्सीडेंट या इंजुरी, देखो किस केस में कवर होगा, कंपनसेशन मिलेगा और किस केस में नहीं मिलेगा। ड्यूटी के करते समय कोई व्यक्ति डिसेबल हो गया या डेथ हो गई तो भी कंपनसेशन के लिए एलिजिबल है। एक्सीडेंट या इंजुरी कोई टास्क करते हुए मतलब कवर होगा। कोई इंजुरी या एक्सीडेंट अगर उसकी मेडिकल कंडीशन इज एग्रेवेटिंग हिज मेडिकल कंडीशन, अगर एप्लीकेंट इस बात का प्रूफ दे दे कि कोई इंजुरी या एक्सीडेंट इस वजह से हुआ है क्योंकि उसकी मेडिकल कंडीशन वहां काम करने के दौरान खराब हुई थी। कोई व्यक्ति अगर इस बात को प्रूफ कर दे, फैमिली प्रूफ कर दे या तो कि इनकी एक्सीडेंट या डेथ इसलिए हुआ कि यहाँ काम करने के कारण ही ये मेडिकल कंडीशन खराब हुई है और ये घटना घटी है, इनको चक्कर आ गया या कुछ आ गया या डस्ट ज्यादा थी, सांस की तकलीफ हो गई, तब ये घटना घटी है, ऐसा वो प्रूफ कर दे, इस स्थिति में कंपनसेशन का हकदार होगा। कुछ स्थिति ऐसी हैं कि जब कंपनसेशन नहीं मिलेगा अगर वो टास्क के दौरान नशे में है, टास्क के दौरान अगर वो पाया गया कि वो अल्कोहल या ड्रग्स के प्रभाव में था तो कंपनसेशन का हकदार नहीं है, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय सफर फ्रॉम एन इंजुरी और एक्सीडेंट बाय डिसरिगार्डिंग द सेफ्टी नॉर्म, सेफ्टी नॉर्म्स जो बने हैं लापरवाही जानबूझ के कर रहा है। कोई इंजुरी या एक्सीडेंट इस वजह से हुआ है कि मान लो काम करने के समय जो पीपी किट पहननी थी वो नहीं पहना, हेलमेट बोला गया वो नहीं पहन रहा, जूते बोले वो नहीं पहन रहा, सेफ्टी नॉर्म्स जो बने हैं काम करने के उनको फॉलो नहीं कर रहा, जानबूझ के लापरवाही कर रहा है, तो भी कंपनसेशन एक्ट लागू नहीं होगा। इतनी चीजें मतलब की हैं। फिर एक दूसरा कानून, एक अलग कानून है मिनिमम वेजेस एक्ट, कम से कम वेज निर्धारित होना चाहिए जिससे वर्कर एक्सप्लॉइट ना हो पाए, वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, कितना उसको
वेज मिलना चाहिए, ये सारा तय करने के लिए वेजेस एक्ट बनाया गया था 1948। ये अलग कानून है। ईपीएफओ का सिलेबस का ये भी पार्ट है, ईपीएफओ के सिलेबस का ये भी हिस्सा है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का क्या पर्पस है? वर्कर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। भाई मेल फीमेल, मेल वर्कर को आप अलग पेमेंट कर रहे हो, फीमेल वर्कर को अलग, बराबरी होनी चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें इसमें कवर की गई। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वर्कर में असमानता ना की जाए कि आप धर्म के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो, जात के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो, मेल फीमेल में आप अंतर कर रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ये दोनों से जुड़ा है। प्राइमरी एम क्या है? वर्कर्स के हितों का ध्यान रखना, टाइमली उनको सही वेज मिल पाए और एक्सप्लॉयटेशन से बचें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का मुख्य उद्देश्य है वर्कर के हितों को सुरक्षित रखना और टाइमली पेमेंट उनको मिल सके। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 फिक्स करता है एक मिनिमम वेज, जिसके नीचे अगर पे किया जा रहा है तो कार्रवाई हो जाएगी ओनर पर। तो स्किल्ड वर्कर हो या अनस्किल्ड वर्कर हो, एक मिनिमम वेज तय होना चाहिए जो उनको दिया जाए, और मेल फीमेल इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। वुमेन को आधा आधा वेज दोगे ये नहीं चलेगा। तो मिनिमम वेज स्किल्ड वर्कर हो या अनस्किल्ड वर्कर हो, दोनों को सही वेज मिले, कंप्रहेंसिव कवरेज हो और मेल फीमेल को सही ट्रीटमेंट किया जाए, भेदभाव ना किया जाए। अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिमम वेजेस तय करना। केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है मिनिमम वेज तय करना। वेजेस जो हैं अलग अलग क्षेत्र में भी वेरी करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ कितना आ रहा है उस पर भी वेरी करता है, और भी फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। ये लॉ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके और कम से कम उतना उनको वेज मिले कि वो अपना बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए, बेसिक खर्चे उसके निकल सके। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड भी बना देते हैं जो रिव्यू करता है सही वेजेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, या कंपनी की ये फैमिली की बेसिक रिक्वायरमेंट कवर हो रही कि नहीं। एडवाइजरी बोर्ड वगैरह भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त कर देते हैं, जिनके काम है ये चेक करना कि फैमिली की बेसिक रिक्वायरमेंट जितना वेज मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। कमेटी बना दी जाती है और पूरे देश में कोई यूनिफॉर्म वेज रेट नहीं लागू है, इसलिए डिमांड होती रही है, लंबे समय से डिमांड होती रही मिनिमम वेज फिक्स किया जाए। एन एम्प्लॉई मे फेस इम्प्रिजनमेंट, एम्प्लॉयर कंपनी का ओनर है, जेल भी हो सकती है, फाइन भी भरना पड़ सकता है अगर वो रूल को वायलेट करेगा या लेबर का शोषण करेगा। काम करा ले और सही पेमेंट ना दे तो उसके लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, जेल भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव है अभी हमने ऊपर कई सारे बता दिए। एक मिनिमम वेज तय करना सभी एम्प्लॉइज के लिए, मेल फीमेल कोई कास्ट रिलीजन कोई हो, सबके लिए एक मिनिमम वेज तय करना, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों वर्कर के लिए। फिक्स एंड चेंज द मिनिमम वेज, टाइम टू टाइम इनमें बदलाव करने की जरूरत हो तो बदलाव भी किया जाए। कितने डेली वर्किंग आवर्स होंगे उनको तय किया जाए। टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स, अभी देखो नए रूल आ गए, नए 4 लेबर कोड आ गए, पुराने कई सारे कोड खत्म करके 4 नए लेबर कोड आ गए, पर ये बहुत जल्दी की घटना है तो इस एग्जाम में आना मुश्किल है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछ सकता है क्योंकि उसमें टाइम है अभी, ईपीएफओ में क्योंकि अब वो जल्दी की घटना है, ईपीएफओ में वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत जल्दी की न्यूज है, ईपीएफओ में नहीं आएगा। 4 नए लेबर कोड जो जारी किए गए हैं, कोई कह रहा है अच्छा, कोई कह रहा है बुरा, वो एक अलग डिस्कशन है, किसी और क्लास में करेंगे। वो सिविल सर्विसेज के मतलब का है 4 नए लेबर कानून, ईपीएफओ के लिए अब इतनी जल्दी अपडेट नहीं करेगा एग्जाम में। उसके बाद लेबर कमिश्नर और ऑफिसर्स को अधिकार देना कि जो कंप्लेंट्स वगैरह उनके पास आए उनको अधिकार देना कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे लेबर को सही वेजेस मिल सके। तो लेबर कमिश्नर या लेबर ऑफिसर्स वगैरह को यह अधिकार देता है लॉ कि आपको ये पावर्स, आपको ये अधिकार है कि आप सही वेजेस वगैरह उनको दिलाएं, आप एक्शन लें अगर एम्प्लॉयर उनको अधिकार नहीं दे रहा, उनको उतने वेजेस नहीं दे रहा।
और वर्कर एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। तो मिनिमम वेजेस एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या फीचर्स हैं, आवरली वर्क कितना पेमेंट होना चाहिए, ये सारा वही सेम पॉइंट लिखा है। काफी सारे पॉइंट रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। अब इसको एक बार रीड कर सकते हैं, मोटे मोटे पॉइंट आपको समझ में सारे आ गए हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मिनिमम वेजेस कौन कौन से होते हैं इस एक्ट के अनुसार? टाइप ऑफ मिनिमम वेजेस कौन कौन से हैं? मिनिमम वेजेस आर द मिनिमम अमाउंट जो एम्प्लॉयर को मिलना चाहिए, सॉरी एम्प्लॉयर पे करे एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट फिक्स करता है समय समय पर इनको। ओवर टाइम अगर करा रहे हैं तो ओवर टाइम का क्या चार्ज करना पे करना होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस पे करना होगा, वेजेस इन काइंड, तो कुछ प्रकार के वेजेस जो यहाँ पे डिफाइंड है इनको रीड करना है। जैसे मिनिमम वेजेस क्या, ओवर टाइम वेजेस क्या, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, वेजेस इन काइंड का क्या मतलब, ये 3-4 तरीके लिखे हैं, उनको रीड करना। इनका टाइप पूछ लेगा। वेजेस इन काइंड क्या होता है? मिनिमम वेजेस पेड टू एन एम्प्लॉई होली और पार्टली इन काइंड, दो द एक्ट प्रोवाइड दैट द मिनिमम वेज मस्ट बी पेड इन कैश। वेजेस इन काइंड जो है कैन बी गिवन इन सर्कमस्टांसेस where there is a custom to pay wages in kind and the government also approve it by notification in the gazette. The government will estimate the wages in kind prescribed manner. हमेशा ये पे किया जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करता है इसके लिए गैजेट वगैरह में, गवर्नमेंट अप्रूवल भी देती है, हमेशा एक पे किया जाए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। मिनिमम वेजेस तो पे करना ही होगा। अब मिनिमम वेजेस क्या रखे जाएंगे ये सब एक बार रीड कर सकते हो, बाकी कुछ है नहीं और एक बार रीड करना है। जैसे इसमें सेक्शन 2 मैंने स्पेशल मेंशन कर दिया यहाँ पर, सेक्शन 2 मिनिमम वेजेस एक्ट में सेक्शन 2 क्या कहता है? वेजेस एज ऑल रेम्यूनरेशन पेएबल इन कैश टू एम्प्लॉय फॉर फुलफिलिंग द वर्क, हाउस रेंट अलाउंस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, वेजेस पेड एम्प्लॉय डू नॉट इंक्लूड फॉलोइंग, ये चीजें कवर नहीं होती, ये चीजें कवर नहीं होती। तो अब इसमें कोई समझाने का नहीं है, एज इट इज मेंशन कर दिया है जो एक्ट कह रहा है, समझाने वाले पॉइंट इसमें नहीं है। जो एक्ट में फैक्ट्स लिखे हैं कौन कौन सी चीजें कवर होंगी कौन सी नहीं होंगी ये अपने आप रीड कर सकते हो। क्योंकि 5वीं क्लास के बच्चे तो नहीं है ना कि बिल्कुल रीड ही नहीं कर पा रहे हैं क्या लिखा है, एज इट इज मैंने इसमें मेंशन कर दिया है ये। तो इसका पर्पस समझ आ गया है, अब एक रीडिंग करके ये बात खत्म, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। कौन कवर होगा कौन कवर नहीं होगा, सेक्शन 4 क्या कहता है ये भी लिख दिया यहाँ पे। सेक्शन सारे नहीं, बस कुछ कुछ सेक्शन लिखे हैं। सेक्शन 4 ये कथा समाप्त। पीएम किसान वगैरह कल पढ़ाई दिया था ये सब, ये सब कल बता ही दिया था। ठीक, चलो सारी बातें कंप्लीट हो गई। इकोनॉमी का एक टॉपिक है, ये पीडीएफ मैंने आज दी है, आज एक पीडीएफ मैंने ऐड की है। डेप्रिसिएशन, इकोनॉमी के कुछ टॉपिक ऐड किए हैं, आज जो पीडीएफ ऐड की है इसमें इकोनॉमी के कुछ टॉपिक ऐड किए हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं मैं। डेप्रिसिएशन कोई भी फिजिकल एसेट है, मान लो कंपनी के पास कार है, फर्नीचर है, पंखा है, कूलर, एसी, ऐसे फिजिकल एसेट समय के साथ जिनकी वैल्यू जिनकी प्राइस कम होते जाते हैं। आज आप कार खरीद के लाओ, कल बेचने जाओगे कीमत कम हो जाएगी। तो फिजिकल एसेट जिनके दाम समय के साथ घटते चले जाते हैं वो डेप्रिशिएट हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है डेप्रिशिएट हो रहा है। डेप्रिशिएट करने का मतलब है समय के साथ जिसकी वैल्यू घटे। देखो दो तरह के एसेट होते हैं, दो तरह के एसेट होते हैं, एक होता है एप्रिशिएटिंग और एक होता है डेप्रिशिएटिंग। एक होता है एप्रिशिएटिंग एसेट, एक होता है डेप्रिशिएटिंग एसेट। जो आपकी पॉकेट में मनी ऐड करे, जो आपकी पॉकेट में मनी ऐड करे, पैसा बढ़ाए, वो एप्रिशिएटिंग एसेट है। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड, प्रॉपर्टी, ये सब क्या है एप्रिशिएटिंग चीजें हैं, इनके दाम बढ़ रहे हैं।
इन जनरल प्रॉपर्टी बढ़ती है माना जाता है। एप्रिशिएटिंग एसेट वो सब एसेट एप्रिशिएटिंग एसेट हैं जो आपकी जेब में पैसा बढ़ाएं, और जो आपकी जेब में पैसा घटाएं, मनी घटाएं आपकी पॉकेट में, वो क्या है? डेप्रिशिएटिंग एसेट हैं जिनकी वैल्यू घट रही है। फर्नीचर, कार, बाइक, एसी, आपका आईफोन, ये सब क्या है? डेप्रिशिएट करने वाली चीजें हैं, समय के साथ वैल्यू घटती चली जाएगी, ये डेप्रिशिएटिंग एसेट है। तो कभी भी आपसे जिंदगी में कोई पूछे डेप्रिशिएटिंग एसेट क्या, एप्रिशिएटिंग वो जो जेब में पैसा ऐड करे, डेप्रिशिएटिंग वो जो जेब से पैसा निकाले। मोबाइल, फर्नीचर, बाइक, कार आज खरीद लो, 2 महीने बाद बेचने जाओ, कम पैसा मिलेगा, ठीक है, डेप्रिशिएट कर रहा है। इवन रुपये की वैल्यू भी डेप्रिशिएट करती है। 1 लाख रुपए में जो सामान आज मिलेगा, 5 साल बाद 1 लाख में वो सामान नहीं मिलेगा। इसका मतलब पैसे की वैल्यू भी डेप्रिशिएट कर गई, पैसे की वैल्यू भी कमजोर हो रही है, डेप्रिशिएट कर रही है। क्लियर है? तो डेप्रिशिएट मतलब जैसे कोई फिजिकल एसेट समय के साथ जिसकी वैल्यू कम होती चली जाए, जैसे फैक्ट्री की मशीनें हैं, कई सारे चीजें फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, फर्नीचर वगैरह, उसकी वैल्यू समय के साथ जो घटती चली जाए। क्लियर है? डेप्रिसिएशन का क्या फायदा होता है? डेप्रिसिएशन वैल्यू जानकर आपको पता लग पाता है कई सारी चीजें मुझे कितने टाइम में रिप्लेस करनी पड़ेंगी और कितना पैसा लगाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का फायदा आपको टैक्स में भी हो जाता है। जब आप टैक्स फाइल करते हो तो जितनी एसेट आप लाए थे जितने रुपए में, आज उनकी वैल्यू घटती जा रही है, तो टैक्स में भी आप वो वैल्यू शो करते हो, आपको उसका बेनिफिट मिलता है। डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट है उसका फायदा टैक्स बेनिफिट में भी मिलता है। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का भी अंदाजा लग पाता है ना, कितने एसेट्स हैं, कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, कब नए एसेट और लाने पड़ेंगे, कितना पैसा और लगेगा। बजटिंग करने में भी मदद हो जाती है, कंपनी के एसेट्स को मैनेज करना भी थोड़ा आसान हो पाता है। ठीक, मैचिंग प्रिंसिपल, कितने खर्चे कितना रेवेन्यू, ये भी हम समझ पाते हैं, खर्चे क्या बढ़ने वाले हैं, मतलब हिसाब किताब लगाने में सिंपल। डेप्रिसिएशन के कुछ कॉमन मेथड हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ईएस में आया भी था, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया भी था। एक होता है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, कुछ ऐसे एसेट जिनकी वैल्यू हर साल सेम रेट से डेप्रिशिएट कर रही है, कुछ ऐसे एसेट जिनकी वैल्यू हर साल सेम अमाउंट से एवरी ईयर डेप्रिशिएट कर रही है, इसे हम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड कहते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट करते हैं ये मानते हुए कि सेम अमाउंट से हर साल डेप्रिशिएट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन सेम अमाउंट से हर साल डेप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं एसेट जिनकी आप वैल्यू ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए फार्मूला यूज कर लिया जाता है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, कि एक फिक्स वैल्यू मान लेते हैं कि हर साल इतनी वैल्यू इसमें से कम होती जा रही है, एक फिक्स वैल्यू हर साल मान ले रहे हैं कि इतना डेप्रिशिएट होता जा रहा है। कुछ एसेट ऐसे होते हैं शुरू में उनकी वैल्यू तेजी से डेप्रिशिएट होती है, आगे जाके धीरे धीरे कम होती है। जैसे कार आप खरीद के लाए, 2 साल में जितनी वैल्यू कम होगी 5वें 7वें साल में थोड़ी कम घटेगी। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका कैलकुलेशन किया जाता है, शुरुआत में तेजी से दाम डेप्रिशिएट हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो रहा है, वहां पे मेथड यूज कर लेते हैं डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड। उदाहरण भी लिख दिया है मैंने, जिस तरह से पीडीएफ में बनाता हूं रीड करेंगे सब कुछ समझ में आएगा, कोई कारण नहीं समझ ना पाए, तो साफ साफ लिख दिया। इस मेथड में ये मेथड रिफ्लेक्ट करता है कि कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं शुरुआत के समय में ज्यादा प्रोडक्टिव हैं बाद के मुकाबले। कोई ऐसा एसेट, जैसे देखो यहां लिखा हुआ है द प्रैक्टिकल फैक्ट दैट एनी एसेट लूजेस मोर ऑफ इट्स वैल्यू इन द फर्स्ट फ्यू ईयर, जैसे कि बाइंग अ कार। डबल डिक्लाइनिंग डेप्रिसिएशन मेथड ऊपर वाले स्ट्रेट लाइन मेथड की तुलना में डेप्रिसिएशन फैक्टर डबल होता है, यहां डेप्रिसिएशन फैक्टर स्ट्रेट लाइन मेथड की तुलना में डबल है। तो डेप्रिसिएशन हर एसेट का एक जैसा थोड़ी होता है, कुछ एसेट हैं जहां पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर ले रहे हो, एक फिक्स वैल्यू हर साल घट रही है यूनिफॉर्मली, और डबल डेप्रिसिएशन वाला इसमें क्या शुरुआत में तेजी से वैल्यू कम हो रही है बाद में कम घट रही है,
समझ में आ रहा है? नॉन यूनिफॉर्म बराबर नहीं। एक और भी मेथड होता है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे हम कॉस्ट के हिसाब से अंदाजा नहीं लगाते, यहां पे हम अंदाजा लगाते हैं, मान लो कोई मशीन है, कितने आवर्स उस मशीन ने टोटल काम किया जब से हम लाए थे। मान लो हम उस मशीन को 2 लाख का लाए थे, तो वो मशीन ने कितने साल तक प्रोडक्शन दिया, तो लगभग कितने घंटे उस मशीन ने काम किया और उसके प्रपोर्शन में कितना यूनिट उसने प्रोड्यूस किया था। इस तरह से हिसाब लगाना। कोई वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है तो फिर ऐसे भी निकालते हैं ना कि सर मैंने एक लैपटॉप लिया था 2 लाख रुपए का और उस लैपटॉप से मैं पढ़ाता था, मुझे इतना रिवेन्यू आया, मतलब इतने घंटे उस लैपटॉप ने काम किया, तो क्या उसकी कॉस्ट निकल गई? आज उसकी वैल्यू घटते घटते इतनी बची है, तो उसकी यूटिलिटी कितनी रही है? आप यहाँ पे कॉस्ट से ज्यादा उसके यूज के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप यहाँ पे यूज पे फोकस कर रहे हो, लगभग कितने घंटे उसका इस्तेमाल हुआ या कितनी यूनिट उसने प्रोड्यूस किया, इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करते हो। तो इसीलिए इसको यूनिट ऑफ प्रोडक्शन नाम दिया जाता है। कितने घंटे यूजफुल रहा, काम किया या कितना प्रोडक्शन किया, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो। और एक मेथड होता है सम ऑफ द ईयर डिजिट डेप्रिसिएशन मेथड, एवरेज निकालते हैं। यहाँ एक फार्मूला होता है, बस नाम ध्यान रख लो, बहुत है। डेप्रिसिएशन मेथड का एक तरीका है, एक फार्मूला होता है ये वाला, ये ईयर लिखा है इसमें, इन द सम ऑफ द ईयर दिस मेथड द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द ईयर देन मल्टीप्लाइड बाय दिस। जरूरत नहीं है, बस एक बार आपने देख लिया, फार्मूला है ये, फार्मूले से निकालते हैं। केवल इसका नाम पता हो कि डेप्रिसिएशन का ये भी एक मेथड है, नाम बस मालूम होना चाहिए, हाँ ऐसा कोई मेथड डेप्रिसिएशन में होता है, खत्म बात। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डेप्रिसिएशन क्या फायदे करता है? कॉस्ट तय करने में, अनुमान लगाने में, आगे क्या रिस्क आएगा, कितना खर्चा लगेगा, बजटिंग, एसेट वैल्यू ट्रैक करना, इन सब चीजों में डेप्रिसिएशन मेथड हमें फायदा करता है। ठीक, टेंजिबल एसेट क्या होते हैं? फिजिकल एसेट को टेंजिबल बोला जाता है, जो विजिबल है, फर्नीचर, कार, एसी, ये सब टेंजिबल एसेट होते हैं, फिजिकल। इनटेंजिबल मतलब जो दिखे नहीं, जो फिजिकल ना हो। टेंजिबल मतलब फिजिकल एसेट। यूजफुल लाइफ मतलब जब तक वो प्रोडक्टिव है, जब तक हमारे काम का है। बाकी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब पीडीएफ में दे दिया है मैंने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ाया भी हुआ है ये, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये सब हमने पढ़ाया भी हुआ है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, प्रोजेक्ट में फिक्स कॉस्ट के उदाहरण क्या है, वेरिएबल कॉस्ट के उदाहरण क्या है, ये मैंने प्रॉपर तरीके से बना दिया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ा भी रखा है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है, इकोनॉमी के कुछ टॉपिक दे दिए मैंने इसमें, ये रीड कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा जो कुछ इकोनॉमी के टॉपिक हमने यहाँ दे दिए हैं। बाकी ईपीएफओ के मतलब का है जो बता दिया। ठीक है, चलो इतना रखते हैं। कल मैंने कहा था कि थोड़ा ये सब डाटा एक बार बोल देंगे, काम आ जाएगा। अब 28 और 29 की जो क्लास है वो आरपीएससी वाली क्लास कंटिन्यू होगी। आरपीएससी सोशल एस्पेक्ट का जो पार्ट था वो कंटिन्यू होगा कल और परसों। फिर आप लोगों का करंट अफेयर शुरू होगा। 30 तारीख को क्लास अगर होगी तो हम करंट अफेयर करेंगे, 30 को करेंगे या फिर एक आरपीएससी एक करंट अफेयर कर लेंगे। कल फिलहाल आरपीएससी की क्लास है, परसों का मैं शेड्यूल बनाऊंगा। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।